নমস্কার, আমি অর্ণব। আজ একটা বিশেষ কারণে আপনাদের কাছে এলাম। ভাবলাম অনেক দিন দেখা হয়নি, আজ একটু কথা হোক। আমি প্রধানমন্ত্রীর বাড়িতে গেছিলাম। আমরা ঠিক করেছিলাম কি রিপাবলিক নেটওয়ার্ক চোখে চোখ রেখে আমরা প্রধানমন্ত্রীকে কিছু প্রশ্ন করব। আমরা পৌঁছে গেলাম ওনার বাড়িতে। খুব গরম ছিল, আপনি তো সবাই জানেন দিল্লিতে। কিন্তু সেই গরমের মধ্যে আমরা কিছুক্ষণ সময় কাটালাম প্রধানমন্ত্রী লনে, বাগানে। একটা ইনফর্মাল কনভারসেশন হলো আমাদের মধ্যে। অনেক কিছু বললেন সেই ছোট্ট সময়ের মধ্যে। আর তারপর আমরা ভিতরে গিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সাথে প্রায় 1.5 ঘন্টা আমরা বিতালাম। দেশের মানুষের মনে আজকে যা যা প্রশ্ন আছে আমরা চেষ্টা করলাম সেই সব প্রশ্ন ওনার সামনে রাখার। একবারও বাধা না দিয়ে, একবারও বিরক্ত না হয়ে তিনি আমাদের সব প্রশ্নে, কঠিন প্রশ্ন, সোজা প্রশ্ন, রাজনৈতিক প্রশ্ন, আন্তর্জাতিক প্রশ্ন, জিও স্ট্র্যাটেজিক প্রশ্ন, ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্সের প্রশ্ন, পাকিস্তানকে নিয়ে প্রশ্ন, আর 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 বাংলাকে নিয়ে প্রশ্ন, সব প্রশ্নের জবাব ধৈর্য ধরে লম্বা সময় নিয়ে তিনি আমাদের দিলেন। আর একটা রিকোয়েস্ট আছে, আপনারা কিন্তু দেখে ফেসবুকে আমাদের জানাবেন কি ভালো লাগলো, কি ভালো লাগলো না, সব জানাবেন। जी नमस्कार। भैया। नमस्कार। कैसे हैं प्रधानमंत्री जी? ठीक है, मजदूरी कर रहे हैं। नहीं, आप इतना आजकल घूम रहे हैं और बहुत कैंपेनिंग बहुत इंटेंस है इस बार आपकी। वैसे हर चुनाव में करते हैं, कोई ज़्यादा अलग से कर रहे हैं ऐसा तो नहीं है। पर इस बार रोड शोज बहुत है आपके। ज़्यादातर हमने देखा हुआ कि क्या है जी कि शाम को हमारा एक प्रॉब्लम ये है, जी ये हेलीकॉप्टर का प्रॉब्लम ये है कि सूर्यास्त के पहले आपको लास्ट डेस्टिनेशन लैंड छोड़ना करना पड़ता पड़ता है। जी। है। उसके बाद एक्चुअली कैंपेन के लिए 3-4 घंटे का सही समय होता है। अब वो मेरे जैसे को काम नहीं आता है, क्योंकि मेरे लिए तो फिर उसमें से मैंने एक रास्ता खोजा जी। कि जहाँ मेरा डेस्टिनेशन ख़त्म हो जाता है तो मैं एक स्थान पे रोड शो कर लूँगा, तो एक एक्स्ट्रा कार्यक्रम मेरा। प्रधानमंत्री जी, मैंने जो ऑब्जर्व किया आपको, आप बहुत मास कांटेक्ट, 1-to-1 कांटेक्ट करते हैं जब आप जाते हैं। मैंने देखा अहमदाबाद में एक बुजुर्ग महिला ने आके राखी भी लगाई है आपको। जी। तो उस तरह का कांटेक्ट जो है वो रैली से ज़्यादा इन रोड शोज में भी होता होगा। वैसे रैली में भी अनुभव आता है, रोड शो में सिक्योरिटी के मर्यादाएं रहती हैं। जी। तो मैं ज़्यादा उनको एड्रेस नहीं कर पाता हूँ, लेकिन मैं देख लेता हूँ कि हाँ यार, कोई खड़ा है, कोई चाहता है। जैसे कुछ बच्चे आजकल पेंटिंग बना के लाते हैं, ले आते हैं। हाँ, लेकिन उनके समाधान के लिए मेरा मन करता है कि मैं उनको ले लूँ। अगर एड्रेस है तो मैं चिट्ठी लिखता हूँ बच्चों को। जी। हाँ। तो मोदी जी, ये कैंपेन मैं तो आपको बहुत सालों से फॉलो कर रहा हूँ, ये कैंपेन में कुछ अलग आपको लग रहा है पिछले 2014 या 9? और माहौल की बात जो होते हैं, इंटरव्यू से पहले पूछना चाहूँगा, ओवरऑल माहौल कैसा लग रहा है आपको इस बार? देखिए, 2014 के चुनाव में जब मैं गया जी। तो देश मुझे जानता नहीं था। मैंने थोड़ा बहुत मीडिया से जानता था, और मैं गुजरात में काम करता हूँ, उतना ही पता था उनको। जी। उनको ये मालूम तो था नहीं भाई एक्चुअली क्या है। तो लोगों की क्यूरियोसिटी बहुत थी। जी।
तो 2014 में मैं देखता था, मैं जो चीज़ कहता था उसको वो बहुत ही एक प्रकार से नापने की कोशिश करता है, ऐसा मुझे उनकी आंखों से दिखता था अच्छा। कि ये क्या ये हो सकता है, क्या ये संभव है क्या, क्योंकि उन्होंने ऐसा कभी देखा नहीं था। जी 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 तो उनके लिए सब नयापन था। 2019 में गया जी तो मैंने देखा कि एक बड़ा विश्वास का नज़र जाता था। उनको लग रहा है यार, आदमी 14 में जो कहता था 5 साल उसने डिलीवर किया है। बर्बाद नहीं किए। जी उसने लगातार जो कहता था उसको करने का प्रयास किया। जी लोग मुझे इस बात पे जज नहीं करते थे कि हुआ या नहीं हुआ, पूरा हुआ या आधा हुआ, लेकिन ये जज करते थे कि दिशा सही है कि नहीं, प्रयास ईमानदारी से हो रहा है कि नहीं, और मेहनत करने में कोई कमी है क्या। जी और इन सारी कसौटियों पे देश ने कम से कम मुझे पॉजिटिव पाया। 19 में जब मैं गया तो ये अनुभव था। जी 24 में मैं देख रहा हूँ जी कि मेरी सफलता ही मेरे लिए चुनौती बनती जा रही है। सफलता इसलिए चुनौती बनती जा रही है कि उनको लगता है यार ये 14 में कहता था, देखिए 19 में यहाँ तक गया, 19 में कहता था यहाँ तक गया। अब उनको अपेक्षाएं रोज़मर्रा की ज़िंदगी की बहुत कम है। अब सामान्य हिंदुस्तानी मानता है कि हमारा देश पीछे नहीं होना चाहिए, हमारा देश अब आधुनिक होना चाहिए, हमारे देश में वैज्ञानिकता होनी चाहिए। ये सामान्य मानवीय की सोच है जी, और वो एडप्ट करता है। खास करके डिजिटल इंडिया ने जी उसको अनुभव करवाया जी 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 कि ये सब संभव है, हम भी ये कर सकते हैं। जी सामान्य मानवीय को, वरना टेक्नोलॉजी, घर में घड़ी भी टाइम सेट करना है तो पहले सोचता था जी। कि घड़ी का टाइम सेट, तो बच्चे को बुलाता है, अरे देखो यार वो घड़ी लेट चल रही है, सेल बदलना है। तो आज ऐसा नहीं है एक, और इसलिए मैं समझता हूँ कि ये समय आकांक्षाओं का समय है जी बहुत बड़ी आकांक्षाओं का समय है, और ये आकांक्षाओं का समय है तो मेरा उत्साह भी और बढ़ गया है। मैं एक व्यक्तिगत सवाल पूछूं जी। इंटरव्यू शुरू करने से पहले। मोदी जी, पूछता है भारत, नेशन वांट्स टू नो, आप इतने रिलैक्स्ड कैसे रहते हैं? अभी आपको कोई मिले इतने चुनाव के गर्मी के बीच में, और आपकी शेड्यूल 2014 से ज़्यादा है, 2019 से ज़्यादा है। 2014 में जब इंटरव्यू की थी आपकी, मैंने 9 मई को ही की थी 2014 को, और तब आपका गला भी बैठ गया था। इस बार गला भी आप, यू आर लुकिंग वेरी फ्रेश, वेरी रिलैक्स्ड। तो अगर टीवी पर लोग मुझे न देखते हैं और आज जिस रूप में आप मुझे देखते हैं तो मानते ही नहीं कि मैं मेहनत कर रहा हूँ। और आजकल कुछ लोग बोल भी देते हैं। लेकिन जी शायद 2014 में और 2019 से बजाय जी एक अलग ही माहौल है चुनाव में, और उसका एक स्वाभाविक परिणाम मेरे मन पर भी होता है। मैं भी इंसान हूँ आखिर, कोई तनाव नहीं है, तनाव नहीं। कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है, कोई दुविधा नहीं है। और मैं गुजरात में इतने साल रहा, लेकिन मैंने ऐसे चुनाव नहीं देखे। मैं सब चुनाव जीतता था, 2/3 बहुमत से जीतता था, लेकिन इतना, और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि चुनाव मोदी निमित्त है जी, भारतीय जनता पार्टी की एक व्यवस्था है, लेकिन मेरे हिसाब से चुनाव देश की जनता ने अपने कंधे पर ले लिया है। और एक प्रकार से मैं जो कहता हूँ, मैं जाके कहता हूँ भाई मैं 2 चीज़ के लिए आया हूँ। एक, 10 साल देश को आगे बढ़ाने में आपने जो योगदान किया, तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, देश आपने आगे बढ़ाया है। और दूसरा मैं कहता हूँ कि मुझे आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि हमें अब इस गति को रुकने नहीं देना है जी, हमें इसको मेंटेन रखना है। नई ऊंचाइयों को पार करना जी है। बिल्कुल। हमें गति भी बढ़ानी है, स्पीड भी बढ़ानी है, स्केल भी बढ़ाना है, और स्कोप का तो जहाँ तक सवाल है, स्काई इज़ द लिमिट, जो डेफिनेशन है, जो बोला जाता है स्काई इज़ द लिमिट, मैं समझता हूँ भारत के लिए उससे भी आगे बहुत कुछ है। बहुत बढ़िया। मोदी जी, अभी इंटरव्यू के लिए चलें? चलिए भाई। जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपको मिलकर, और आपने रिलैक्स लग रहे हैं।
प्रधानमंत्री जी, रिपब्लिक नेटवर्क, रिपब्लिक टीवी, रिपब्लिक भारत, रिपब्लिक कन्नड़ और रिपब्लिक बांग्ला के सारे दर्शकों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये मौका मिला है हमें थर्ड और फोर्थ फेज़ कैंपेनिंग के बीच में आपसे बात करने के लिए, तो कोशिश करेंगे जितना कवर करें। बट पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी इतनी बिजी शेड्यूल में आपने हमें समय दिया है आज। आपके सभी दर्शकों को भी और आपकी टीम को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। ये चुनाव हम राजनेताओं के लिए तो दौड़ धूप का होता है, लेकिन शायद मीडिया जगत में, इसमें भी टीवी मीडिया के लिए तो सबसे ज़्यादा दौड़ धूप का समय होता है। लेकिन मुझे अच्छा है कि आपके कई राज्यों से जुड़ी हुई आपकी चैनल होने के कारण मुझे कईयों के साथ एक प्रकार से आज संवाद करने का अवसर मिल रहा है। मैं सबको नमस्कार करता हूँ। धन्यवाद। प्रधानमंत्री जी, पहला सवाल यह है कि आपने वेमागिरी आंध्र प्रदेश में और उसके बाद बंगाल में भी आपने कहा है, और इस बात को बहुत नोट की गई, कि आप जो गरीबों का पैसा जो भ्रष्टाचारियों ने लूटा है, आप एक कानूनी सलाह ले रहे हैं कि इसको कैसे वापस लौटाया जाए। और ये अगर ऐसी कुछ हो, ऐसी कोई स्कीम हो, तो शायद दुनिया भर में पहली बार होगा। इस पर अगर आप थोड़ा सा डिटेल में हमें ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है, और मैं मानता हूँ देशवासी भी जानना चाहिए, क्योंकि पब्लिक मीटिंग में मैं इतना बोल नहीं पाता हूँ जी। अब जैसे बिहार का मामला है, जब लालू प्रसाद जी रेलवे मिनिस्टर थे तो उनका आरोप है कि जिन लोगों को नौकरी दी बदले में ज़मीन ले ली है, और मामला सीबीआई में चल रहा है, मतलब कि प्रूफ सारा अवेलेबल। तो मेरा आग्रह रहेगा, मैं वकीलों से सलाह ले रहा हूँ कि जो बच्चे नौकरी पाने के लिए ज़मीन खोई है अपनी पैतृक संपत्ति है, वो अब मजबूरी में उन्होंने दे दी, मैं चाहूँगा कि ज़मीन उन बच्चों को वापस मिले। उसी प्रकार से आपने देखा होगा बंगाल में सरकारी नौकरी की हर भर्ती का रेट कार्ड है, रेट कार्ड अवेलेबल है, और उनके हर स्तर पर वो पैसा किसको कितना मिलेगा, कहाँ जाएगा, वो भी बांटने की व्यवस्था है। अब जो टीचर्स है जैसे, तो कुछ तो जेन्युइन है, तो उनको मदद करने के लिए ऑलरेडी हमने एक लीगल सेल बना दिया है, जिनकी नौकरी चली गई है। लेकिन जो बेईमानी से गए, जिनके रिकॉर्ड ठीक नहीं थे लेकिन पैसे दिए हैं, तो ऐसे हमारे पास बहुत लोग हैं जिनके पैसे का ट्रेल है हमारे पास। और पहले भी हम करीब 17,000 करोड़ रुपया ऐसे जिनके लूटे गए थे उनको लौटा चुके हैं, उन्हीं को। अब केरल में देखिए, कोऑपरेटिव बैंक का इतना बड़ा स्कैम, अब वो तो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली के पैसे हैं, बेचारों ने ज़िंदगी भर मेहनत करके बैंक में पैसा रखा था। ये कम्युनिस्ट पार्टी का वहाँ सारा बैंकों पर कंट्रोल है, उन्होंने अनाप शनाप उन पैसों से व्यापार किया, पैसे डुबो दिए, लूट लिए। अब वो उनका क्या, तो मैंने इनकी सारी की प्रॉपर्टी अटैच की हुई है, इन सारे नेताओं की भी, बैंक की भी। अब मैं उस पैसे उन गरीबों के जो डूबे हैं लौटाना चाहता हूँ, तो मैं लीगल एडवाइस लूँगा। लेकिन ऐसे कई केसेस हैं जिसमें ट्रेल मिलता है कि हाँ, इस आदमी ने इस काम के लिए इनको पैसा दिया। तो विक्टिम जो है, अक्यूज्ड है, दोनों को जाना जाता है। हाँ, ट्रेल भी है, और इसलिए बड़ी आसानी से संभावना है। तो अब तक हम अलग अलग बाबत विषयों में 17,000 करोड़ रुपये, ये देश में नहीं दुनिया में भी शायद पहली घटना होगी, 17,000 करोड़ रुपये हम वापस दिए थे। और मैं तो चाहता हूँ कि मीडिया ने इसकी चर्चा नहीं की, वरना ये इतना बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, सबसे बड़ा। क्योंकि चर्चा ये तो होती, चोरी होती जो वो जेल चला गया, लेकिन गरीब का क्या, मैं गरीब को देना चाहता हूँ। नहीं, बहुत बड़ी सोच है। क्या आपको लगता है तीसरे कार्यकाल में आप ये कर पाएंगे राष्ट्रीय स्तर पर? ऐसा है, मैंने किया तो एक सक्सेस स्टोरी है जी, एक्सपीरियंस है, लेकिन हर चीज़ में लीगल एडवाइस लेनी पड़ती है। मैं हवा में गोली नहीं चला सकता, लेकिन 17,000 करोड़ रुपया देने के कारण मेरा विश्वास है कि मैं दे पाऊंगा। और दूसरा, हमारे पास यानी हमारी एजेंसीज के पास करीब 1.25 करोड़ रुपए के जमा पड़े हैं जी, लूटे हुए इनके जी। ये आप देखते होंगे टीवी पर, नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं जी। ये किसी को तो है ना, और गरीब आदमी के ही होते हैं जी, मिडिल क्लास फैमिली के होते हैं।
तो उनका हक है, उनको वापस मिले। हाँ। प्रधानमंत्री जी, अगर आप ये कर पाएंगे तो दुनिया की पहली ऐसी स्कीम होगी और ये बहुत नोट की जाएगी और एक स्टैंडर्ड बन जाएगी, एग्जाम्पल बन जाएगी पूरे दुनिया के लिए, और एक डर का माहौल भी बन जाएगा कोई अगर भ्रष्टाचार देखिए, करे एक तो हम तब कर सकते हैं जब हम पर कोई दाग नहीं होता है, हम खुद कहीं इस प्रकार में लिपटे नहीं होते, तब बड़ी हिम्मत के साथ हम जाते हैं। तो सामान्य मानवी को विश्वास होता है, यार मोदी कह रहा है तो जरूर कुछ करेगा। और मान लीजिए 10 में से उसको 8 पैसा मिला वापिस, तो भी इसको लगेगा ठीक है, मेरा 2 पैसा नहीं ले पाए, ठीक है, 8 लाने के लिए तो मोदी ने मेहनत की है, ये उसको मैसेज जाएगा। जी प्रधानमंत्री जी, भ्रष्टाचार से जुड़ा मेरा अगला सवाल है कि आप 2014 में आप जब सत्ता में आए तो आपने भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आवाज़ उठाई थी, उसके बेसिस पर, आपकी लीडरशिप के बेसिस पर, आपके गुजरात के ट्रैक रिकॉर्ड पे बेसिस पर 10 साल हो गए प्रधानमंत्री जी, अब भी वो लड़ाई क्यों चल रही है? पहली बात, हम ख़त्म क्यों नहीं कर पाए इसको? दूसरी बात है कि विपक्ष कहती है कि आईसीई, इनकम टैक्स, सीबीआई और ईडी, इनका दुरुपयोग किया जा रहा है और वो कहते हैं कि क्या ये संभव है कि सिर्फ हमारे ही नेता भ्रष्ट हैं? क्या बीजेपी के कोई नेता भ्रष्ट नहीं है? बीजेपी की कर सरकार में भ्रष्टाचार नहीं हो रही है? तो इस पर अगर आप रिस्पॉन्ड कर। हमारे देश में चर्चा का रूप कैसे बदलता गया। पहले सभी राजनीतिक दल भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलना एक फैशन थी, लेकिन करना वही गोरख धंधे और सबके सामने बड़े सफेद दूध जैसे दिखाई दे रहा। जब से मैं आया हूं तो पोल खुलने लगी है कि ये जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे उन्हीं के हाथ पैर में गड़बड़ है। अब ये चीजें सबूतों के सामने आई हैं। अब उनको लगा है कि हम भी जो उपदेश देते हैं भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, अब दे नहीं पाएंगे, तो उनका बोलना बंद हुआ। बोलना बंद हुआ तो उनको लगता है कि यार पहले तो हम भी भ्रष्टाचार को गाली दे करके अपनी वो कर लेते थे, अब वो कर नहीं पा रहे हैं। दूसरा, कोई मुझे कहे भाई 2014 में मुझसे मीडिया क्या पूछता था कि भाई 2014 में आप भ्रष्टाचार पे इतने आरोप लगा करके आए, एक्शन क्यों नहीं लिया? मुझे ये पूछा जाता था एक्शन क्यों नहीं लिया। मैं किसी को बदला तो लेना नहीं चाहता था, मैं किसी का नुकसान नहीं करना चाहता था, लेकिन मैंने सरकार में खुली छूट दी थी कि कानूनन तरीके से जो भी चीज़ें हैं बारीकी से वेरीफाई कीजिए, और अगर मेरी पार्टी का होगा या किसी और पार्टी का होगा, पॉलिटिकल होगा या नॉन पॉलिटिकल होगा, व्यापारी होगा या ब्यूरोक्रेट होगा, ड्रग माफिया होगा कि गन माफिया होगा, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। ये मैं मेरी अपनी टीम, सरकार की सिस्टम का मेरे यही वाक्य होते हैं। उन्होंने अपना काम शुरू किया और मुझे गालियां सुननी पड़ रही थी, बड़ी बड़ी बातें करते थे, कुछ नहीं निकाला नहीं। जैसे एक और मुख्यमंत्री है जो बहुत बड़ी बातें करते, शीला दीक्षित जी को कितनी गालियां दी थी, कितना बदनाम किया था। और मैं व्यक्तिगत रूप से शीला जी का बहुत सम्मान करने वाले व्यक्तियों में से हूँ, वो कांग्रेस के नेता थे, लेकिन उन पर जो आरोप लगाए और जीवन के आखिरी दिन में जिस प्रकार से उनको बदनाम किया गया, मैंने उनको देखा है निकट से। मैं ये बातें गले मेरे नहीं उतरती थी और इसलिए मैं सीरियस था कि भाई रियलिटी क्या है। और सरकार में आने के बाद मुझे सुविधा थी। हम धीरे 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 करते 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 देखे तो 17 में 18 19 बाद में धीरे धीरे करके चीजें, अब जब 1.25 लाख करोड़ रुपया दिखता है आपको अटैच, आपको कैश के ढेर दिखते हैं, उसके बाद आप कैसे कह सकते हो कि ईडी सीबीआई गलत कर रही है? मान लीजिए पुलिस वाले ने किसी को खून से रंगे हुए चाकू के साथ पकड़ा, फिर आप कहेंगे कि ये पुलिस गलत है, गलत आदमी को पकड़ा है, कैसे गले उतरेगा जी? देश देख रहा है जी। और इसलिए मैं मानता हूँ, दूसरा मेरा अपना ट्रैक रिकॉर्ड जी, इतने साल में रहा। आपको याद हो मेरे यहाँ अमर सिंह चौधरी लीडर ऑफ द अपोजिशन थे, जी। उनका ऑफिशियल बयान था कि भाई मोदी जी पर हम बाकी सब करेंगे, लेकिन हम उन पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा सकते। ये लीडर ऑफ द अपोजिशन का, और वो एक बार मुख्यमंत्री रह चुके व्यक्ति थे, वो सामान्य व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने ये कहा था कि भाई मोदी जी पर ऐसी बात नहीं कर सकते, उनकी सरकार पर भी नहीं कर सकते, ये उनका बयान था। एक बार गुजरात कांग्रेस के नेताओं ने मुझ पर आरोप लगाया कि मोदी के पास
250 पैर कपड़े हैं। तो उसी दिन मेरी एक पब्लिक मीटिंग थी तो मैं पब्लिक मीटिंग में मैंने बोला, मैंने कहा मेरा सुना है कि हमारे कांग्रेस के मित्रों ने मुझ पर आरोप लगाया है कि मेरे पास 250 पैर कपड़े हैं। मैंने कहा उसमें या तो 2 गलत है या 5 गलत है लेकिन चलो मान लीजिए, मैं तो कहता हूँ, मैं पब्लिकली कहता हूँ कि भाई ठीक है, चलो उन्होंने कहा तो मान लेता हूँ मेरे पास 250 पैर कपड़े हैं। अब आप मुझे बताइए कि आपको कैसा मुख्यमंत्री चाहिए, जिसके दामाद के पास 250 एकड़ लोगों की दबाई हुई जमीन है, वो मुख्यमंत्री चाहिए, कि 250 पैर कपड़े वाला चाहिए? आपको 250 करोड़ रुपया विदेशी बैंक में जमा किया हुआ किसी रिश्तेदार का, वो मुख्यमंत्री चाहिए, कि 250 कपड़ों वाले? पब्लिक बोल रही थी हमें 250 कपड़े वाला मुख्यमंत्री चाहिए तब से एज फार एज गुजरात इज कंसर्न, कांग्रेस के Nobody can लोगों ने question it. मुझ पे ऐसे आरोप लगाने की गलती नहीं की तो तीसरे कार्यकाल में ये भ्रष्ट जो हैं, जिन पर कार्रवाई चल रही है और जो है अभी भी, जिन पर हुई नहीं है, उनके लिए क्या मैसेज है आपका? ऐसा है, मेरा मैसेज मेरी सरकार का एक विजन स्टेटमेंट होता है। मेरा मैसेज मेरे व्यक्तिगत वैल्यूज से जुड़ा होता है। मेरा मैसेज मेरे कमिटमेंट से जुड़ा होता है। और इन तीनों विषय में मेरा एक कमिटमेंट है कि मेरे देश में ये बेईमानी का खेल बंद होना चाहिए, देश को आगे बढ़ना है। तो और आज आपको संतोषजनक जिंदगी जीने के लिए ये चोरी लूट करने की जरूरत नहीं है जी। अब देखिए काला बाजारी धीरे धीरे वो विषय खत्म हो रहा है, इरेलीवेंट हो रही जी। लगभग, वरना आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले काला बाजारी आती थी। जी जी जी। अब बहुत रेयर केस में कभी काला बाजारी की बात आती है। जैसे काला बाजारी की दुनिया से हम मुक्त हो रहे हैं, वैसे ही भ्रष्टाचार से मुक्त हो सकते हैं, ये मेरा विश्वास है। तो मैं न्यायाधीश तो हूं नहीं, मैं सजा नहीं दे सकता हूं, नहीं मैं पुलिस वाला हूं कि मैं अरेस्ट कर सकता हूं। मैं सरकार को सूचना दे सकता हूं कि मेरी सरकार है, उसका करप्शन के विषय में 0 टॉलरेंस है, जीरो कॉम्प्रोमाइज। 0 टॉलरेंस। कॉम्प्रोमाइज का तो सवाल नहीं उठता, मेरे दरवाजे पर दस्तक नहीं दे सकता है कोई कॉम्प्रोमाइज के लिए। लेकिन एक तो पहलू ये हो गया, लेकिन दूसरा आपको मेहनत करके सॉल्यूशन भी देने पड़ते हैं। जी जी जी। सिर्फ मैं उपदेश दूं और डंडा चलाते रहे लोग, हमारी सरकार वाले, इससे नहीं चलता है। जैसे हमने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करीब 35-40 लाख करोड़ रुपया डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में गया। अब ये 35-40 लाख करोड़ रुपया, अगर राजीव गांधी ने जो कहा था 1 रुपया जाता है 15 पैसे पहुंचता है, तो 40 लाख करोड़ का क्या हुआ होता भाई? शायद 30 करोड़ तो निकल नमक जितना भी नहीं पहुंचा होता। आज वो पूरा का पूरा पहुंच, 1 रुपया निकलता है 100 पैसा पहुंचता है। लेकिन रातों रात नहीं हुआ है जी। मुझे जनधन अकाउंट खोलने के लिए मैं हर दूसरे दिन बैंकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस करता था, मेरे अफसरों की मीटिंग करता था कि गरीब का बैंक अकाउंट खुला के नहीं। फिर आधार भी देखिए इतनी पवित्र चीज, और सभी सरकारों ने कैसे उसके साथ जुड़ी हुई थी। लेकिन जब मेरी सरकार आगे बढ़ने लगी, सुप्रीम कोर्ट में ऐसे अड़ंगे डाले, भांति भांति उन्हीं लोगों ने डाले, पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने डाले। फिर मोबाइल डिजिटल इंडिया मेरी मूवमेंट, तो आधार, मोबाइल और जनधन अकाउंट, ये ऐसे ट्रेनिंग, और ये मेरे मन में डिजाइन क्लियर थी, कोई बाद में नहीं आई। उसका आज परिणाम है कि ट्रांसपेरेंसी आई। उसी प्रकार आप देखिए गरीब आदमी भी आज, रेडी पट्टी वाला भी QR कोड रखता है, इवन मंदिरों में भी QR कोड मिलेगा। मतलब फॉर्मल इकोनॉमी बढ़ रही है जी। ये जब बढ़ता है तब लीकेज का, करप्शन की संभावनाएं बहुत कम हो जाती है। इवन इलेक्शन में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 20,000 रुपये तक आप ले सकते कैश। मैंने कानून बनाकर इसको शायद 2,500 कर दिया, 2,000 2,500 कर दिया। क्यों भी कैश मैंने कम किया। फिर मैंने 2,000 के नोट खत्म कर दी, 1,000 के नोट खत्म कर दी।
ये क्यों किया कि जो नोटों के बंडलों का खेल चल रहा है वो मुझे बंद करना है। यानी एक के बाद एक मैं कदम भी ले रहा हूँ पॉजिटिवली। तीसरा विषय है जैम पोर्टल मेरा गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट को लाखों रुपए की चीज़ें खरीदनी पड़ती है, लाखों करोड़ की खरीदनी पड़ती है, वो अब जैम पोर्टल पे है। गरीब से गरीब आदमी अपनी एक चीज़ सरकार को भेज सकता है जी। कोई टेंडर की ये ओपन है, सब चीज़ें ओपन है, सारे चीज़ें ऑनलाइन ऑक्शन होने लगी, तो ट्रांसपेरेंसी इतनी आई है। तो सरकार ने भी पॉजिटिव चीज़ों पर जितना ज़्यादा बल मिले दे सकते हैं, देना चाहिए। तो हम दोनों तरफ काम कर रहे हैं। जी 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 जी। प्रधानमंत्री जी, राजनीतिक सवालों पर ये एक कांग्रेस पार्टी के निजी या कहे वरिष्ठ सलाहकार हैं गांधी परिवार के, ये सैम पिट्रोडा जी, अब बहुत कुछ कह चुके हैं और गुस्सा भी है बहुत देश में। अब कल ही उन्होंने बात की लोगों के रंग को लेकर। उन्होंने कहा कि दक्षिण भारत के लोग अफ्रीकन जैसे लगते हैं, उत्तर और पूर्वोत्तर के लोग चाइनीज़ लगते हैं, पश्चिमी भारत के लोग अरब हैं, और एक तरह रेसिस्ट कमेंट है, बहुत रेसिस्ट कमेंट। इसके पहले उन्होंने इनहेरिटेंस टैक्स की बात की जिस पर आपने रिस्पॉन्ड किया था स्पीच पर। तो ये सब जो बातें हैं, ये रेसिस्ट प्रोफाइलिंग, अभी कांग्रेस पार्टी कहने की कोशिश कर रही है कि ये उनकी निजी बातें हैं। क्या आपको लगता है कि निजी बातें हैं कि एक तरह से उनकी जो अंदर की सोच है वो बाहर आ गई है कांग्रेस पार्टी? इसको अलग अलग देखें जी। आप अर्नब है जी। उनके हिसाब से मैं अरब हूँ। नहीं, मैं तो चाइनीज हूँ उनके हिसाब से। नाम से आप अर्नब है, हाँ, और नॉर्थ ईस्ट के हिसाब से आप चाइनीज चाइनीज हूँ। अब ये मुझे याद है जी, ये चीज़ें बहुत गहरी चोट पहुंचाती है, बहुत चोट पहुंचाती है। और मैं उस समाज से आया हूँ, उस सामाजिक आर्थिक तबके से आया हूँ, तो मैंने ऐसे अपमान बहुत झेले हैं, इन कारणों से झेले हैं। तो मुझे मालूम है ये कितना दर्द करेगा जब देश के लोग सुनेंगे तो। और ये मुझे आइसोलेटेड नहीं लगता है। अच्छा। कल जरा तूफान ज़्यादा हो गया है तो उन्होंने शाम पित्रोड़ा से इस्तीफा ले लिया, लेकिन उसके 5 दिन पहले उनका एक खुद का शाहजादे का एक मीटिंग का रिपोर्ट देख लीजिए। उसमें वो कहते हैं, यानी वर्ग विग्रह यही उनके लिए रास्ता बचा है। पॉलिटिकल अचीवमेंट के लिए वर्ग विग्रह इनकी सोची समझी रणनीति है। इसको लाइट न ले देश के लोग, और इसको राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के उसमें सीमा में बांध करके न रखें। एक गंभीर विषय है। उन्होंने कहा कि ये जो पेपर सेट करने वाले होते हैं अलग अलग एग्जाम के, नीट के वगैरह, वे सारे अपर कास्ट के लोग होते हैं और वो बहुत ही कम है। वो ऐसे पेपर सेट करते हैं, इसलिए तुम दलित आदिवासी लोग नापास होते हो। फिर उन्होंने उदाहरण क्या दिया कि अमेरिका में जब तक गोरे लोग पेपर सेटर थे तब तक काले लोग फेल होते थे। जब से काले लोग पेपर सेटर बनने लगे तो गोरे लोग फेल होने लगे। ये उदाहरण काले गोरे का और सप्ताह के बाद शाम पित्रोड़ा का बयान दो अलग नहीं है। इसका मतलब उनकी जो भी कोर कमेटी की मीटिंग हुई होगी उसमें ये सारे विषयों की चर्चा हुई होगी। ये ठीक है, शाहजादे की खुद की कुछ मर्यादा है, इसलिए वो जितना बोलना चाहिए वो नहीं बोल पाते होंगे, तो बाद में शाम पित्रोड़ा को पूरा करना पड़ा। जो वहाँ अधूरा रह गया उन्होंने पूरा किया, लेकिन ये वेल प्लान्ड है। दूसरा, इसी मिस्टर श्याम पित्रोड़ा के लिए कांग्रेस पार्टी ने भी 15-20 दिन पहले ही एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया कि हमारे पास वरिष्ठ व्यक्ति हैं, बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, लेकिन ये विषय में ऐसा ऐसा है। तो उन्होंने इनकी ओनरशिप ली थी। कल उन्होंने भाग खड़े हुए, लेकिन देश ये गलती नहीं मानता है, ये सोची समझी साजिश मानता है। और भारत जैसे देश में हम तो श्री कृष्ण के पुजारी रहे जो खुद काले थे। हमारे देश में काले गोरे का मतलब
शंकर भगवान रंग रूप क्या था और पार्वती जी का रंग रूप क्या था। हम ये क्या कर रहे हैं जी। हमारे देश में हर चीज को जोड़ने का, भारत विविधताओं से भरा देश है जी। हम सबका प्रयास होना चाहिए कि हम देश में एकता के तत्व को लगातार उभारते रहें। जैसे मैंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया तो सरदार वल्लभ भाई के स्टैच्यू को मैं कोई भी नाम दे सकता था, लेकिन उसको मैंने नाम दिया स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। फिर वो जो एक पूरा है वो इलाका जो पहले कॉम्प्लेक्स बना, गांव का पुराना अलग नाम था, मैंने उसको एकता नगर नाम दिया। हमारी सरकार ने योजना बनाई पूरे देश में स्टेट कैपिटल में एकता मॉल बनाओ। एकता मॉल के पीछे मेरी कल्पना ऐसी है कि उस एकता मॉल में हिंदुस्तान के सभी राज्यों का खाने के लिए कुछ न कुछ उपलब्ध हो। सभी राज्यों की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो है सभी राज्यों की वहाँ अवेलेबल हो। वहाँ पर उस स्टेट के अपने, तो मुझे, मैंने लखनऊ में भी मानो एकता मॉल में गया तो मुझे केरल की जो चीज़ चाहिए मुझे मिल जाएगी। मैं लखनऊ के मॉल में, एकता मॉल में गया तो मुझे नागालैंड की चीज़ भी मिल जाएगी। तो मेरी कोशिश होती है एकता को, पहलुओं को जितना हम उभार सकते हैं उभारें। इनकी कोशिश है देश को जितना ज़्यादा टुकड़ों में बांटे, वो उसी दिशा में जा रहे हैं। वो देश को ऐसे भी काट रहे हैं, देश को ऐसे भी काट रहे हैं। ये बहुत खतरनाक खेल है। और मैं जो कांग्रेस से लोग अभी अभी निकल करके बाहर आए, जिन्होंने अपनी जवानी के महत्वपूर्ण वर्ष कांग्रेस को दिए थे जी। और बड़े समर्पित भाव से काम करने वाले लोग थे, तो मेरी पार्टी के कुछ लोगों ने जब उनसे बात की और कुछ उन्होंने मीडिया से भी कहा है, वो तो चौंकाने वाला है। आज भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस के टिकट पर जी। वो एक बार मुझे पार्लियामेंट में मिले थे, एमपी थे। उन्होंने कहा साहब हम तो पूरी तरह ये माओवाद और नक्सलवाद की विचारधारा में फंसे पड़े हैं। मैं बोले कांग्रेस से हूँ, मैं हाउस में तो जो बोलना है बोलूँगा, लेकिन मैं चिंतित हूँ। यानी कांग्रेस के भीतर भी जो सचमुच में कांग्रेस के वैल्यूज़ को जानता समझता है वो इन सारे आइडियोलॉजी से बहुत दुखी है और देश को बहुत चिंता करने की ज़रूरत है जी। और ये पॉलिटिकल तू मैमा वाला नहीं है, ये वोट पाने वाला विषय नहीं है। मेरे भीतर एक दर्द है और कल मैं थोड़ा गुस्सा कर गया, मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं कैसे मेरे देश में चमड़ी के रंग पर किसी को भारतीय होने से मना कर दो, अब कैसे हो सकता है जी। ये मन में बैठता नहीं है जी, ये दर्द है मेरे मन में। मगर प्रधानमंत्री जी, इससे जुड़ा हुआ और एक सवाल है कि जब मुस्लिम कोटा की बात आई थी, मुस्लिम रिजर्वेशन की बात आई थी, तो खड़गे जी ने कहा, दो चिट्ठियां लिखी, आपको ओपन लेटर कर दिया कि हम ऐसे कोई बात नहीं कर रहे, इसकी बात नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है, आप हमारे मैनिफेस्टो को मिसरीड कर रहे हैं, ऐसी बात हुई थी। मगर अभी तो इंडिया अलायंस के नेता खुद सामने आकर खुलकर बोल रहे हैं। लालू प्रसाद यादव जी ने कहा कि पूरा मुस्लिम कोटा होना चाहिए, पूरा, यानी कि टोटल मुस्लिम रिजर्वेशन। तो इस पर क्या सवाल है कि क्या ये पार्टियां दूसरे लोगों के बारे में, दूसरे समुदाय के, दूसरे वर्ग के बारे में, दूसरे धर्मों के लोगों के बारे में सोचते नहीं है, या फिर कोई एक्सट्रीम अपीजमेंट हो रही है? भारत को आगे बढ़ाना है तो जिस मंत्र को लेकर के मैं चलता हूँ उसका महात्म्य बहुत है। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास जी। और 14 के बाद जब मैंने काम किया तो मैंने उसमें एक और जोड़ा, सबका विश्वास जी। और अब जब बहुत बड़े टारगेट को लेके चल रहा हूँ तो मैंने जोड़ा सबका प्रयास जी। तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, एक सकारात्मक सोच के साथ। और जब हम सबका कहते हैं तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। सरकार के किसी भी काम में जाति, संप्रदाय, लिंग, इसके आधार पर, भूभाग के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। हमारे देश में तो ज्योग्राफिकली भी डिस्क्रिमिनेशन की आदत बन गई। कुछ इलाके तो भाई निकम्मे हैं, छोड़ो, मैंने उसी को हाथ लगाया। मैंने कहा नहीं, कोई निकम्मा नहीं है, ये मेरे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं। और मैंने अच्छे से अच्छे अफसरों को लगाया, अच्छे रिसोर्सेज लगाए, तो आज देश के करीब 100 डिस्ट्रिक्ट
राज्यों के अन्य डिस्ट्रिक्ट की बराबरी में आने लग गए, तो उनका एक कॉन्फिडेंस बन गया है। भाई कोई, मैंने ऐसे ब्लॉक देखे थे जहाँ दवाई की दुकान नहीं थी। कोई ब्लॉक ऐसा हो सकता है जहाँ दवाई की दुकान ना हो? तो मैं इन छोटी छोटी चीजें करते 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 उसी प्रकार से समाज का है। आप सिर्फ वोट की राजनीति के लिए करते रहोगे कि भाई मुझे मुसलमानों का आरक्षण देना है, मुसलमानों का आरक्षण देना है। अब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने जिस मीटिंग में बोला था, मैं वहाँ मौजूद था। आप थे खुद ने कहा कि पहला अधिकार माइनॉरिटी का है। जब मैंने ये कहा तो ये लोग झूठ बोलने लगे, तो मैंने एक दूसरी वीडियो ला करके रख दी जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि हमारे, अब देखिए उन्होंने, उनका ट्रैक रिकॉर्ड बोलता है, मैनिफेस्टो और ट्रैक रिकॉर्ड को साथ मिला करके देखना पड़ेगा। बिल्कुल। तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड, उनका मैनिफेस्टो और उनके पब्लिक स्पीचेज, इन तीनों को अगर हम मिला करके देखेंगे तो फिर चित्र स्पष्ट होता है। कर्नाटका में उन्होंने रातों रात मुसलमानों को ओबीसी बना करके ओबीसी को जो आरक्षण मिलता था उसमें डाका डाल दिया। उन्होंने आंध्र में भी ये कोशिश की थी, उन्होंने आरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मना किया, मगर बात गई थी। दूसरा, भारत के संविधान सभा ने 75 साल हो रहे संविधान के, बहुत विस्तार से चर्चा की है इस विषय पे। पंडित नेहरू समेत सब लोगों ने इसका घोर विरोध किया है कि हमारे देश में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता है। और कांग्रेस ने कई वर्षों तक शासन चलाया, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं किया। देखिए अब उनको राजनीतिक अस्तित्व के लिए, क्योंकि उनको लग रहा है कि सबसे ज़्यादा एससी एमएलए किसके, बीजेपी के, सबसे ज़्यादा एससी एमपी किसके, बीजेपी के, सबसे ज़्यादा एसटी एमएलए एमपी किसके, बीजेपी के, सबसे ज़्यादा ओबीसी एमपी एमएलए किसके, बीजेपी के। फिर मेरी गरीब कल्याण की योजना है, जो इन्होंने आज तक गरीबों को अंधेरे में रखा था, वो गरीब कल्याण की योजना गरीबों को लगा कि भाई देश का भला करने वाला एक आदमी काम कर रहा है, एक पार्टी काम कर रही है, तो उनकी जमीन खिसकने लगी। अब उनको लगता है कि रीजनल पार्टियां माइनॉरिटी के बैंक को भी खा रही ले रही हैं। हाँ। तो वो ये उनका हमला है रीजनल पार्टीज पे। कांग्रेस पार्टी प्रादेशिक पक्षों को मुस्लिम वोट बैंक के मालिक नहीं बनना देना चाहती, तो वो मुस्लिम वोट बैंक को मजबूत करने के लिए और ज़्यादा परोसना चाहती है, मुस्लिम वोट बैंक पर कब्जा करना चाहती है। और अपने जो रीजनल पार्टियां हैं, अब जैसे समाजवादी पार्टी, वो मानती है हम ही ठेकेदार हैं मुस्लिम वोट के। हाँ, अब कांग्रेस ये कर करके खुद लेना चाहती है। तो इस चुनाव में कांग्रेस सीटें जीतने के लिए लड़ नहीं रही है। अब जैसे कल शरद पवार ने एक बयान दिया है, बड़ा इंटरेस्टिंग बयान है। बारामती के चुनाव संपन्न हुए और शरद राव ये कहे कि अब समय आ गया है कि रीजनल पार्टियों ने कांग्रेस के साथ मर्ज कर देना चाहिए, क्योंकि हमारी आइडियोलॉजी में ज़्यादा फर्क नहीं है। मतलब वो अस्तित्व इतना खो चुके हैं कि अब उनको कांग्रेस के सहारे जिए बिना कोई चारा नहीं है। इसका मतलब हुआ कि ये जो खेल चल रहा है वो ऑपोजिशन की स्पेस को कांग्रेस सबसे ज़्यादा एक्वायर करना चाहती है, और इसलिए इनका ये, और उसमें धर्म के आधार पर आरक्षण ये सबसे खतरनाक है जी। कोई देश ऐसे चल ही नहीं सकता है जी। होता क्या है जी, अगर मैं मुसलमान बोलूं तो मेरे देश के कुछ इकोसिस्टम टूर कहती है मोदी ने चुनाव में हिंदू मुसलमान क्यों लाया। हिंदू मुसलमान मोदी नहीं लाया है, आपके एक्शन में हिंदू मुसलमान है, तो मुझे देश के सामने आपको बेनकाब करना बहुत जरूरी है। इट इज माई ड्यूटी टू एजुकेट द पीपल, इट इज माई ड्यूटी टू कन्वे द पीपल। उसको अगर कोई मुझ पर आरोप लगा कि मेरी भाषण कॉम्युनल है, मैंने न मुसलमान के खिलाफ कुछ बोला है, न मैंने इस्लाम के खिलाफ बोला है, मैं सेकुलरिज्म के नाम पर देश के ताने बाने को तोड़ने का जो प्रयास हो रहा है, चाहे चमड़ी के रंग पर हो, उपासना पद्धति पर हो, भाषा पर हो, ये मैं समझता हूँ कि नहीं चल सकता। और मैंने तो कल चुनौती दी है जी। तमिलनाडु के हमारे नेता
बहुत उछल उछल करके तमिल की बात करते हैं डीएमके के। उनमें अगर हिम्मत हो तो कल के कांग्रेस के इस बयान के बाद अफ्रीकन कह दिया है उनको, उन्होंने 1 मिनट भी कांग्रेस के साथ समझौता नहीं रखना चाहिए। डीएमके ने डीएमके कांग्रेस के साथ समझौता तोड़ देना चाहिए। करे खुल, अगर उनको तमिल स्वाभिमान की चिंता है तो इतना बड़ा अपमान किया है कांग्रेस ने, समझौता तोड़ दो। उनके एक प्रवक्ता ने कहा नहीं नहीं गलत समझा गया उनको। ये लिपापोती है। इतना बड़ा देश ऐसे गलती, और खुद कांग्रेस ने स्वीकार किया तभी तो उनसे इस्तीफा मांग लिया। कांग्रेस ने खुद ने गलती नहीं मानी, कांग्रेस ने माना हाँ ये, मगर सैक नहीं किया। हाँ सैक नहीं किया। ऐसा है कि ये उनकी कॉमन कोर कमेटी ने निर्णय की हुई चीज उन्होंने की है, लेकिन अब वो घड़ा उनके सर पे फोड़ने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, बंगाल के विषय पर संदेशखाली का जो विषय था, जो वहाँ पे उत्पीड़न हुई थी, टॉर्चर किया गया था, मास रेप के एलिगेशन से पहली बार ये खबर रिपब्लिक बांग्ला ने दिखाई थी और उसके बाद हमने करीब 1 महीने तक कैंपेन की थी न्याय के लिए। मेरा सवाल आपसे है कि आपको लगता है कि संदेशखाली एक तरह से केंद्र बिंदु नहीं, एक प्रतीक बन गया है बंगाल की स्थिति को लेकर? और इससे जुड़ा सवाल ये है कि आप विकसित भारत की बात करते हैं, इसके कॉन्टेक्स्ट में क्या आपको लगता है विकसित बंगाल को आप कैसे देखते हैं? एक तो मेरा स्पष्ट मत है कि तमिलनाडु और बंगाल, हजारों साल का हम इतिहास देखें तो कुछ ऐसी जगह है जिसने देश की बहुत बड़ी सेवा की है, देश का नेतृत्व किया है, संकट की घड़ियों में से देश को बाहर निकाला है। उसमें बंगाल और तमिलनाडु का बहुत बड़ा योगदान है। दुर्भाग्य से आज ये दोनों राजनीतिक नेतृत्व की विकृत मानसिकता के शिकार हो चुके हैं। अब बंगाल में जिस प्रकार से जिन मुद्दों को लेकर के बंगाल की मुख्यमंत्री संसद में आवाज उठाती थी जब वहां लेफ्ट की सरकार थी जी, आज उन्हीं मुद्दों को हम बोल रहे हैं। और ममता जी वो कर रही है जो लेफ्ट वाले करते थे, कांग्रेस वाले करते थे, और ये समाया गुना करती है, और उसमें क्रिमिनल एलिमेंट नया जुड़ गया है। और आज जो संदेश खली तो एक छोटी सी घटना है जी, ना छोटी सी दिखती है, घटना छोटी नहीं, छोटी सी दिखती है, लेकिन पूरे बंगाल में तो भयंकर ज्वालामुखी है। कब विस्फोट होगा कहने की कठिन मुश्किल है जी। हर जगह पे इस प्रकार का जुल्म है, और सिर्फ उन्होंने अपनी वोट बैंक की रात। दूसरा, वो कानून नियमों को पालन करने को तैयार नहीं है। टीचर्स भर्ती घोटाले में लोग प्रूव हो जाता है, लोगों की नौकरी चली जाती है, इनको परवाह नहीं है। उनको तो लगता है राजनीति में हम देख लेंगे। करोड़ों करोड़ों रुपयों के नोटों के पहाड़ पकड़े जाते हैं, पैसे गिनते गिनते मशीन थक जाते हैं, लेकिन उनको उन लोगों से कोई परहेज नहीं है। यानी इन्होंने एक न्यू नॉर्मल बना दिया है। देश के लिए संकट का विषय है। घटनाएं किसी न किसी राज्य में कुछ न कुछ ऐसी चिंताजनक घटनाएं होती है, लेकिन उसको कोई सर्टिफाई नहीं, हर कोई दुखी होते हैं, रास्ता खोजते हैं कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए, हर एक। यहाँ ऐसा नहीं है जी। जब साइकोलॉजिकली आप ये करोगे, और 3 दशक लेफ्ट के और टीएमसी एक प्रकार से 50 साल बंगाल के बर्बाद हो चुके हैं जी। आज कोई इंडस्ट्री नहीं आ रही है वहाँ, कोई नया सिस्टम डेवलप नहीं हो रही है, राजनीति चले जाएगी जी, लोग बेचारे मुसीबत में गुजारा करते रहेंगे। ये इतना मेरा देश का इतना महान राज्य, इतनी महान कला, इतनी महान संस्कृति, अब सब गंवा रहे हैं, इसकी पीड़ा है जी। मोदी जी, राम मंदिर के मुद्दे पर मैं कई जगह थोड़ी बहुत रिपोर्टिंग कर लेता हूँ। अभी भी तो गया था मैं, जब भी वहाँ पे जय श्री राम के नारे लगते हैं बीजेपी के, तो कार्यकर्ता ही नहीं, क्योंकि एक रैली में सब कार्यकर्ता तो नहीं होते, हजारों लोग होते हैं, तो राम मंदिर के जब भी जय श्री राम की बात आती है एक तरह से उत्साह बढ़ जाती है। अभी भी ये खुलकर हो रही है, अच्छी बात है। मगर
विपक्ष के जो अप्रोच है राम मंदिर को लेकर, उन्होंने कहा कि एक पूरा एक प्राण प्रतिष्ठा, एक उन्होंने कहा राजनीतिक समारोह या राजनीतिक कार्यक्रम उन्होंने कह दिया। अब भी कहते हैं राम मंदिर जाएंगे मगर तारीख नहीं बताएंगे, उसी वही अप्रोच उनका चल रहा है। तो जबकि ये एक हिंदू धर्म के लिए, और जो जितने हिंदू हैं, जितने सनातनी आप हैं, मैं हूँ, हमारे लिए एक धार्मिक मुद्दा है, राजनीतिक मुद्दा नहीं है। मगर ये राजनीतिक मुद्दा भी बन चुका है कि उनके अप्रोच के कारण। आपने कोशिश की है राम मंदिर के स्थापना में पूरे दक्षिण भारत, उत्तर भारत, सब जगह के लोगों को, उनकी संस्कृति को एकजुट करने की। तो आप इसको जब देख रहे हैं पॉलिटिकल इशू बन चुका है और बनाने की कोशिश हो रही, इसका क्या रिस्पॉन्स होगा इलेक्टोरेट से, वोटर? मैंने पहले इन सारे जो जिस प्रकार की भाषा लोग बोल रहे हैं ना जी, इनको एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हमारे देश में अंग्रेज राज तो करते ही थे, सरकार तो चलाते थे और लोगों की भलाई का काम भी करते थे, रेलवे बनाते थे, क्या नहीं करते? क्या जरूरत थी आज़ादी का आंदोलन की? सब तो चल ही रहा था, स्कूलें खुलती थी, अस्पताल खुलते थे, रेलवे चलती थी, रोड बनते थे, क्या जरूरत थी? क्यों देश में सैकड़ों हजार लोग शहीद क्यों हुए? क्यों अंडमान निकोबार काला पानी की सजा क्यों भोग रहे थे? स्वमान स्वाभिमान कोई चीज होती है जिंदगी में। 500 साल तक राम मंदिर के लिए शायद दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ी घटना है कि एक श्रद्धा के लिए 500 साल तक एक समाज लड़ता रहा, हर व्यवस्था से लड़ता रहा जी, और मंदिर बना करके रहेंगे ये संकल्प, पीढ़ी दर पीढ़ी लड़ाई चली है। सचमुच में तो ये 500 साल का इतिहास सिर्फ हिंदू को नहीं, दुनिया के हर समाज को इंस्पायर कर सकता है। ये बलिदान का इतिहास है, ये त्याग का इतिहास है, ये तपस्या का इतिहास है। आप उसको भी अपने ही पूर्वजों ने किया है, कोई बार बार नहीं किया है, और गुलामी की जंजीरों के बीच किया है, स्वमान के लिए, स्वाभिमान के लिए। तो जैसे देश की आज़ादी का गर्व है, वैसे ही 500 साल की लड़ाई का भी गर्व है, स्वाभिमान की लड़ाई है ये। लेकिन चूंकि आपके सेकुलरिज्म जो अपने खोखलापन है उसके लिए डर करके जियोगे तो क्या चलेगा? दूसरा, ये पॉलिटिकल कैसे है भाई? वहाँ हिंदुस्तान के कला जगत के सभी लोग थे। अब देश के प्रधानमंत्री को बुलाया, देश के राष्ट्रपति जी को बुलाया, राष्ट्रपति जी को सुविधा नहीं थी, राष्ट्रपति जी ने तारीख अलग दी और वो अलग तारीख को गए भी। जी, देश के प्रधानमंत्री ने कहा मैं तो ये प्रभु राम का आदेश मानता हूँ, मैं आऊँगा। तो देश का प्रधानमंत्री गया और प्राण प्रतिष्ठा का मैं साक्षी बना। मुझे तो कोई हक नहीं है, वो तो पंडितों का और उसके शास्त्रों के जानकार लोगों का है। मैं एक साक्षी भाव से वहाँ बैठा था और मैं करके आया। और मैंने कहा था भाई, उस दिन मेरा भाषण भी क्या था कि हमारी यात्रा राम से राष्ट्र की तरफ है, हमारी यात्रा देव से देश की तरफ है। ये जो इंस्पिरेशन मिलता है वो देश की भलाई के काम आना चाहिए। दूसरा, ये राम मंदिर के जो ट्रस्टी हैं उनकी विशेषता देखिए साहब, उन्होंने जिन्होंने घोर विरोध किया था लगातार भी, उनके भी यहाँ जाकर के निमंत्रण दिया, सम्मान दिया उनको, और ये मैसेज दिया कि भाई अब तक जो हुआ सो हुआ, अब सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया है, चलो हम साथ मिलकर चले। उस निमंत्रण को उन्होंने ठीक करा दिया। दूसरी तरफ ऐसा ही निमंत्रण उन्होंने बाबरी मस्जिद का केस लड़ने वाले, राम मंदिर के खिलाफ अदालत में सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने वाली 2-2, 3-3 पीढ़ी जिसकी लड़ती रही, वो इकबाल अंसारी, उनको भी निमंत्रण दिया। तो उन्होंने कहा भी अब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ चुका है, अब मेरा गिला शिकवा कोई रहता नहीं है, और वो स्वयं प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में आकर के बैठे। इतना ही नहीं, उन्होंने उनका जो गनमैन है जो हिंदू है, तो उन्होंने एक बाजार से राम मंदिर की प्रतिमूर्ति खरीद कर उसको गिफ्ट दी इकबाल अंसारी जी ने। अब मैं सोचता हूँ एक इकबाल अंसारी सच्चा सेकुलर है कि कांग्रेस सच्ची सेकुलर है? तो इस एक घटना से मुझे लगता है इकबाल अंसारी सच्चा सेकुलर है। जब तक लड़ना था अपने हकों के लिए वो लड़ते रहे, न्यायपालिका ने कहा तो उसको स्वीकार करते चले, और ये लोग हैं उनकी वोट बैंक की राजनीति है। तो देश इकबाल अंसारी को भी देखता है और शाही परिवार को भी देखता है और मूल्यांकन करता है कि आपने इसको ठुकरा दिया, राजनीतिकरण आपने किया है।
वहां एक शब्द बोला नहीं गया है किसी के खिलाफ। इवन इतना बड़ा 500 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट में विजय हुआ था, लेकिन हिंदुओं ने जश्न नहीं मनाया था, उत्सव नहीं मनाया था, पटाखे नहीं फोड़े थे। क्यों? हम किसी भी समाज को दुखी, किसी को पराजित, और मेरा तो उस दिन स्टेटमेंट था और औरों का भी था कि ये जय विजय का विषय नहीं है, ये सबको जोड़ने का अवसर है ये। तो जिस दिन राम जन्मभूमि का जजमेंट आया, उस दिन भी सबको जोड़ने की बात हुई है। लेकिन दुर्भाग्य है कि कुछ लोगों को इस प्रकार की प्रवृत्ति के बिना अपनी वोट में बिखर जाएगी, इसकी चिंता है। प्रधानमंत्री जी, आपके हर कार्य पर सवाल उठाए जाते हैं। एक अभी आपने भगवान श्री राम की बात कही, वैसे हमारे संविधान में भी राम राज्य का एक चित्र है, वहाँ पे राम सीता लक्ष्मण का चित्र है। नंदलाल बोस जी ने शायद वो चित्र बनाई है। और आज कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी जी से डरिए, अगर नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, ये 400 पार क्यों चाहते हैं, इनकी मंशा क्या है। और ये कही जा रही है, इसमें बहुत सीधी तरह से आपसे पूछ रहा हूँ, कही जा रही है कि अगर इस बार प्रधानमंत्री बने और भी ज़्यादा ताकतवर प्रधानमंत्री बने तो इस संविधान को बदल देंगे। आपने कहा है कि ये कोई बदल नहीं सकता अंबेडकर जी के संविधान को, मगर ये सवाल इतना उठ रहा है प्रधानमंत्री जी, मैं चाहता था इस इंटरव्यू में थोड़ी विस्तृत तौर से आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को मैं जरूर कहूँगा जी। जहाँ तक 400 का सवाल है, 2019 से 2024 मेरे पास जो सदन में संख्या बल है, बीजेपी का, एनडीए का और एनडीए प्लस का, वो करीब करीब 400 है, इफेक्टिव मेजॉरिटी ऑलरेडी। आज जो वर्तमान में पार्लियामेंट चल रही है, उस पार्लियामेंट में हम ऑलरेडी 400 हैं। करीब हम 360 एनडीए हैं, और हमें आंध्र मदद करता रहा, हमें उड़ीसा मदद करता रहा, हमें नॉर्थ ईस्ट मदद करता रहा, और 5 साल मदद की है। ये नंबर 400 हो ही जाता है। तो 400 होता है, तो इस चुनाव में 400 पार करने का लक्ष्य कोई तय नहीं करेगा क्या? अगर मैं 400 पर हूं, तो मैं मेरे कार्यकर्ता को मोटिवेट करने के लिए 400 पार की बात नहीं करूंगा क्या? और ये जनता से आया जी। दरअसल ये विषय जनता से आया। दूसरी बात, संविधान का जहां तक सवाल है, मैं सदन में संविधान दिवस मनाने के लिए प्रस्ताव लेकर आया। किसने विरोध किया? कांग्रेस पार्टी के स्वयं खड़गे जी ने खड़े होकर के भाषण किया कि संविधान दिवस की क्या जरूरत है, 26 जनवरी है ना भाई। अरे मैंने कहा भाई, संविधान के प्रति देश के लोगों की श्रद्धा बनाने के लिए, जैसे आज भी रामायण महाभारत के कथा कीर्तन होते हैं, हर पीढ़ी को वो ट्रांसमिट होता जाता है, संविधान को भी उसी भाव से, हमें श्रद्धा भाव से लोगों को देखने की आदत डालनी चाहिए। मेरे लिए संविधान वो चीज़ है। जब 60 साल हुए थे संविधान के, तब मैंने भारत सरकार को कहा था कि हमें संविधान का बहुत बड़ा महोत्सव मनाना चाहिए। भारत सरकार ने कुछ किया नहीं। मैंने मेरे गुजरात में संविधान के 60 साल के निमित्त बहुत बड़ा अभियान चलाया था। और इतना ही नहीं, मैंने संविधान एक ग्रंथ को हाथी के ऊपर सजाया था, और मैं खुद हाथी के पैरों के पास पैदल चलता था। क्यों? सामान्य मानवी को मुख्यमंत्री से भी बड़ा संविधान होता है, ये संस्कार करने थे मुझे। तो संविधान के प्रति मेरा समर्पण ये है। मैं पार्लियामेंट में गया तो संसद को मैंने माथा टेका था। मैं 19 में जब प्रधानमंत्री पद के लिए मेरी पार्टी ने मुझे नेता चुना, तो मैंने पहले मेरा सर संविधान के सामने झुकाया था, तब जाके मैंने पद का ग्रहण करता हुआ भाषण किया था। तो एक तो ये मेरा पक्ष हो गया। दूसरा, कांग्रेस वगैरह ने क्या किया है? देश का संविधान बनने के बाद सबसे पहले फिजिकली उस पर हमला किया उन्होंने, संविधान पर फिजिकल हमला। संविधान का जो शारीरिक रचना थी, नंदलाल बोस के चित्रों के साथ, और वो चित्र नहीं थे जी, उसमें एक मैसेज था कि हजारों साल की संस्कृति का एक नई कड़ी हमारा संविधान है। और इसलिए उन्होंने हजारों साली सांस्कृतिक घटनाओं को जोड़ते हुए पेंटिंग बनाए थे। बहुत सोच विचार करके संविधान की बॉडी बनाई गई थी। मैं आत्मा की बात बाद में करता हूँ, मैं बॉडी की बात करता हूँ। ये चित्र मामूली चीज नहीं थी। चित्र राम का था, कृष्ण का था नहीं, उसमें हमारे देश के गणराज्यों की भी चर्चा है।
चित्रों में, जी, यानी मतलब पूरी narration डेमोक्रेसी है। का, यानी पूरी तरह सांस्कृतिक इतिहास है उसमें। उन्होंने सबसे पहले इसको खत्म कर दिया, भारत पर फिजिकल संविधान पर हमला किया। दूसरा उन्होंने जो आत्मा पर हमला किया, पहला बॉडी पे किया, फिर आत्मा पे किया। कैसे किया? भारत के संविधान का सबसे पहला जो सुधारा किया है पंडित नेहरू जी ने, जो उसमें उन्होंने अमेंडमेंट किया है, वो क्या किया? फ्रीडम ऑफ स्पीच पर रिस्ट्रिक्शंस लगे। रिस्ट्रिक्शन का मतलब उसकी आत्मा पर पहली चोट जो अपने आप को दुनिया में डेमोक्रेसी की बातें करते लोग हैं उन्होंने की। तो पहले शरीर से संविधान को खत्म किया, फिर संविधान की आत्मा को कर, अब वो संविधान की भावना पर हमला कर रहे हैं। संविधान की भावना है हमारे देश के फेडरल स्ट्रक्चर की। 100 से ज्यादा बार 356 का उपयोग करके बिना कारण सरकारें तोड़ दी गई। उस संविधान की भावना पर कुठाराघात था। फिर इमरजेंसी लाए, उन्होंने संविधान को पूरी तरह यानी एक वेस्ट पेपर बॉक्स में डाल दिया, ये हाल कर दिया। यानी सामान्य मानवी के लिए अब ये फिर से संविधान समाप्त करने का खेल खेल रहे हैं माइनॉरिटी का। अब आपने देखा वो जो बड़े शातिर पिक पॉकेटर होते हैं ना, शातिर पिक पॉकेटर, वो बड़े चालाक होते हैं। वो क्या करते हैं, मान लीजिए बस में चढ़ गए और किसी का बटुआ चुराया, वो बटुआ चुरा करके खुद रख देंगे, फिर एक और लड़का दौड़ेगा, ये चोर 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 चोर, खुद मेरा बटुआ गया, मेरा बटुआ गया। फिर और लोग भी देखेंगे, तो जिसका ओरिजिनल गया वो भी देखेगा मेरा बटुआ गया। और फिर एक दौड़ता है, जिसने चुराया है वो तो यहाँ खड़ा है, साथ में ही खड़ा है, चिल्ला रहा है चोरा है चोरा है। और एक जो निर्दोष है वो भाग रहा है। क्यों? चालाकी है। इन लोगों ने, मैं इनको पिक पॉकेटर नहीं कह रहा, ऐसे छोटे शब्द किसी के लिए मैं उपयोग नहीं करता हूं, लेकिन मैं उदाहरण इसलिए समझाता हूं कि वो अपना खेल खेलने के लिए उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया, मोदी संविधान बदलेगा, मोदी संविधान बदलेगा, मोदी संविधान बदलेगा, जो कहीं है ही नहीं। न हम कभी बोले हैं, न हमने कभी सोचा, इतना ही नहीं, हम तो संविधान को इसके लेटर एंड स्पिरिट में जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं। इन्होंने ये माइनॉरिटी के नाम का खेल खेलने के लिए खुद होकर के संविधान बदलना चाहते हैं, इसलिए ये चिल्लाहट शुरू की है। तो आपके कानों में वही आवाज आए और चोरी छुपे से पीछे वो करना। आप कह रहे हैं वो बदलना चाहते, वो बदलना चाहते किस दिशा में? वो धर्म के आधार पर आरक्षण करना चाहते हैं, और जो संविधान की आत्मा पर आखिरी कील होगा वो आखिरी बार होगा संविधान की आत्मा पर। संविधान सभा ने जब चर्चा की, महीनों तक चर्चा की, और उसमें पंडित नेहरू जैसे लोगों को छोड़ दीजिए, बाकी सब सनातनी थे जी, और सबने मिलकर के तय किया हमारे दलितों को आरक्षण मिलना चाहिए, हमारे ट्राइबल को आरक्षण मिलना चाहिए, हमारे ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए। संविधान की भावना थी, क्योंकि इन लोगों के साथ और कारण थे। जबकि विचार हुआ, गंभीरता से हुआ, धर्म के आधार पर आरक्षण हमारे देश में नहीं दे सकते। धर्म के आधार पर देश बन चुका था एक जी। अब हमें यहाँ देश में धर्म के आधार पर चलने की जरूरत नहीं है, हमें ट्रू सेंस में सेक्युलर होकर चलना चाहिए। ये सेक्युलरिज्म पर भी वार कर रहे हैं। जब धर्म के आधार पर आप आरक्षण कर रहे हो तो आप सेक्युलरिज्म पर वार कर रहे हो, और इसलिए देश चिंतित है। नहीं, आपने बहुत बड़ी बात कही, दैट reservations on the basis of religion will be the last nail in the coffin of the constitution. प्रधानमंत्री जी, आपकी इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ने एक रिपोर्ट दी है, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी, जिसके कहा गया कि पूरे दक्षिण एशिया में सबसे ज्यादा मेजॉरिटी के पॉपुलेशन कम हुई है भारत में, 7.8% से, यानी कि हर दशक में 1% हिंदू पॉपुलेशन कम हुई है, मगर कोई मेजॉरिटी इन डेंजर की बात नहीं करता। ये आप उससे जुड़ा हुआ सवाल, ये मुस्लिम्स इन डेंजर और माइनॉरिटीज इन डेंजर की बात कही जाती है, और मैं आपसे सीधा सवाल करना चाहता हूं कि ये आपके छवि पर अटैक करने की कोशिश है? इज इट टू टारगेट नरेंद्र मोदी, और इज इट एट अ नेशनल इंटरनेशनल लेवल,
ऑल्सो टू अफेक्ट आर रिलेशनशिप विद गल्फ कंट्रीज, क्योंकि आपने जिस तरह से एक ऐतिहासिक कदम उठाई है मिडिल ईस्ट के नेशन के साथ जो नया संपर्क बनाया, क्या उस पर अटैक है या आप पर पर्सनल अटैक है? पहली बात है, ये मोदी का विरोध करने में इतना संतुलन खो चुके हैं कि वे मर्यादाएं ला करके उनकी बातों से देश का भी नुकसान हो रहा है, ये समझ नहीं पाते, या तो जानबूझ करके कर रहे हैं। जहाँ तक ये रिपोर्ट की आप बात करते हैं, जो मेरी जान में आया है, उन 1950 से लेकर के 2015 यानी 50 से 2015 तक का उन्होंने चीज़ों का एग्जैक्टली, आप बिल्कुल स्टडी किया और करीब 170 कंट्रीज का स्टडी किया गया जी। ये सिर्फ कुछ भारत दक्षिण का भारत study के लिए नहीं है। और इस स्टडी इस बात पर ही है इस दौरान माइनॉरिटी में क्या बदलाव आया, इस विषय पर था। क्योंकि लोग कहते हैं दुनिया में माइनॉरिटी को दबाया जाता है, ये दुनिया की बात होती है। इससे मोटा मोटा आकलन लगता है कि देश में कुल मिलाकर के किस देश में माइनॉरिटी की क्या स्थिति है, चाहे वो अफगानिस्तान हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो। ये रिपोर्ट कह रहा है कि इन सब देशों में माइनॉरिटी की संख्या कम हुई है, जनसंख्या कम हुई है। अकेला इन सारे क्षेत्रों में हिंदुस्तान ऐसा है कि जहां माइनॉरिटी की संख्या बढ़ी है। और इस स्टडीज में दो चीज़ें उभर करके आई हैं। एक 1950 से 2015 के बीच में भारत में, ये विभाजन के बाद की बात मैं कर रहा हूँ, 50 से बाद की बात कर रहा हूँ। 1950 से 2015 के बीच हिंदुओं की संख्या 7.8%, करीब करीब 8%, 8% कम हुई है, जबकि माइनॉरिटी की 43% बढ़ी है। मैं इसके मायने नहीं निकाल रहा हूं, लेकिन जो परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है वो पूरी तरह गलत है, वो सिद्ध हो रहा है। इसके जिसको जो मीनिंग निकालना ही निकाले, मुझे मीनिंग नहीं निकालना है। अगर फैक्चुअल ये है तो भारत में माइनॉरिटी के साथ अन्याय है, भारत में माइनॉरिटी को दबाया जाता है, भारत में माइनॉरिटी की आवाज़ नहीं है। ये सारे जो नैरेटिव हैं उन सब लोगों ने 170 कंट्रीज के स्टडी के बाद एकेडमिक रिपोर्ट को कम से कम स्वीकार करते हुए भारत पर जो ये आरोप लगाए जाते हैं, जो एक नैरेटिव क्रिएट किया जाता है, एक जो परसेप्शन बनाया जाता है, मेहरबानी करके वो ये से थोड़ा सत्य स्वीकार करें और इस नैरेटिव से बाहर आए। भारत सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय वसुधैव कुटुंबकम की भावना को लेकर चलने वाला देश है, जिसने दुनिया में, हम समृद्ध देश थे तब भी, कभी भी दुनिया में किसी का लूटा नहीं है, हमने कभी किसी की जमीन तक नहीं छीनी है। ये महान संस्कृति के हम वारिस हैं और हम पर ऐसे इल्जाम लगे। अब हकीकतों के आधार पर सिद्ध हुआ है कि हाँ, हम वैसे ही महान है। लेकिन हिंदुओं की संख्या कम होना, तो नंबर ऑफ हिंदू कम होना वो मुद्दा नहीं है जी। एक महान कल्चर जो सर्वसमावेशक है, जो एक प्रकार से भविष्य में दुनिया को संतुलित रखने का कैटलिक एजेंट बन सकता है जी, क्योंकि वो किसी का दुश्मन नहीं है। अगर वो कम हो जाएगा, वो एकदम माइक्रो माइनॉरिटी हो जाएगा, तो वो इन्फ्लुएंस ही नहीं कर पाएगा। अगर वो इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा तो दुनिया का नुकसान होगा जी। तो आज दुनिया के लिए चिंता ये होनी चाहिए कि इस महान परंपरा, उदार चरित्र जो वसुधैव कुटुंबकम मानने वाला है, उनकी संख्या बढ़े कैसे, ये दुनिया ने चिंता करनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी, स्पीड ऑफ चेंज बहुत फास्ट हो रही है। 2-3 साल पहले आपने जब विकसित भारत की बात कही थी, तो स्पीड ऑफ चेंज आप देखें 5-6 साल में बहुत ज़्यादा हुई। इससे जुड़े हुए 2 सवाल मेरा है। पहले तो आपकी जो स्लोगन है रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म, ये कॉर्पोरेट स्लोगन होती है, परफॉर्म और पेरिश। आपने कहते हैं परफॉर्म और ख़त्म हो जाओ, आप कहते हैं रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म। इस पर आप, मैं चाहता हूँ थोड़ी सी आप इसको एक्सप्लेन करें कि ये विपक्ष कहता है ये सब मोदी जी के स्लोगन्स हैं।
मगर आप इसको जरा explain मैं बहुत बहुत सोच समझ करके बोलता हूँ जी। और मैं नारेबाजी करने के लिए देश ने मुझे यहाँ नहीं बिठाया है, वरना तो मैं कहीं कॉपीराइटर बन जाता जी। ऐसा है, जब मैं रिफॉर्म कहता हूँ तो ये पॉलिटिकल लीडरशिप की जिम्मेवारी है कि वो हार्ड डिसीजन ले, रिफॉर्म के लिए तैयारी रखे, जो डेमोक्रेसी में कठिन माना जाता है और राजनेता भी बच करके चलते हैं। तो रिफॉर्म ये इनकी जिम्मेवारी है, परफॉर्म ये ब्यूरोक्रेसी की जिम्मेवारी है। जो रिफॉर्म हुआ, इन द लाइट ऑफ दैट न्यू रिफॉर्म्स परफॉर्म करना होता है ब्यूरोक्रेसी को, और देश ट्रांसफॉर्म होता है। ये बहुत सिस्टमेटिक सोची हुई चीज मैं बोला हूँ, लेकिन मैं कम शब्दों में बोल दिया इसलिए उसकी कीमत नहीं है। तो रिफॉर्म इससे हार्ड कोर पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इलेक्टेड बॉडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। परफॉर्म प्योरली ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम गवर्नेंस की जिम्मेवारी है, एंड ट्रांसफॉर्म जनता जनार्दन के कोऑपरेशन से होता है। जनता अगर जुड़ती नहीं, कितना ही रिफॉर्म करो, जनता अलग है तो भी ट्रांसफॉर्म नहीं होता है। जनता को स्वच्छता का अभियान ये तब सफल होता है जब जनता जुड़ती है। तो रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, लीडरशिप, गवर्नमेंट सिस्टम एंड जनता जनार्दन, ये त्रिवेणी जब मिलती है तब परिणाम आता है। तो इसके पीछे मेरा एक बहुत बड़ी सोच है। अब देखिए, मैं एक उदाहरण देता हूँ, ऐसे ही नहीं हुआ है रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म। अब मैं सरल जो सामान्य चर्चा में और हिंदू और गालियाँ दी जाती हैं कि पीएसयू को ताला लगा देंगे, तब मैं जरा उसी का उदाहरण देता हूँ। देखिए, हमारे देश में जो सरकारी कंपनियां हैं, 60 वर्षों तक कांग्रेस ने सरकारी जो कंपनियां बनी उनका संसाधनों का उपयोग अपनी होटल बुक करने में, विमान किराए पर करने, इन्हीं चीज़ों में खर्च किया है जी, बर्बादी करती है। 2009 का सीएजी का रिपोर्ट है जी। सीएजी ने हमारे पीएसयूज के लिए कहा, सरकारी कंपनियों के लिए कहा कि मिस मैनेजमेंट की वजह से 68 सरकारी कंपनियां बर्बाद हो गई थी। 60 साल में ये 68 कंपनियां। जब मैंने आकर के देखा तो मैंने सरकारी कंपनियों और सरकारी बैंकों से पहला निर्णय किया, कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं चलेगा। पॉलिटिकल इंटरवेंशन है, लेकिन पॉलिटिकल इंटरवेंशन होना चाहिए। आइडियाज, विचार, नयापन, वो जरूर आपको कहना चाहिए। यानी परिस्थितियों से भागना नहीं चाहिए, इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। आप मेरा ये करो, मेरा करो। मैंने कह दिया, जैसे मैंने कहा भाई, ये मानो मंत्री क्या, पॉलिटिकल सिस्टम क्या करती थी कि खुद को एक मोबाइल मिलेगा सरकारी व्यवस्था से, और 3 पीएसयू उसके डिपार्टमेंट में, उनके 3 मोबाइल लेगा। सरकार एक गाड़ी देगी, हर पीएसयू से एक गाड़ी रखेगा अपने बच्चों के लिए। ये सारे खेल बंद होने चाहिए। मैं छोटी चीज़ें बताता हूँ, इससे समझ आएगी कैसे बड़ी चीज़ें बड़ी बड़ी होती है। मैंने उनसे कहा, भाई देखिए, आप शेयर होल्डर्स के साथ कमिटेड हैं, आपको शेयर होल्डर्स का भी हित देखना है। आपकी कंपनी आगे बढ़ेगी तो शेयर होल्डर्स का हित बढ़ेगा। पहले और अब के आंकड़े जो हैं, आप हैरान हो जाएंगे जी। 2014 में सरकारी कंपनियों का ग्रॉस रेवेन्यू करीब 20 लाख करोड़ रुपया था, और ये मैं देश आज़ाद हुआ तब से लेकर के बताता हूँ। 2024 में सरकारी कंपनियों का ग्रॉस रेवेन्यू 38 लाख करोड़ है, यानी करीब करीब डबल। उसी प्रकार से सरकारी कंपनियों की नेट वर्थ 2014 में लगभग 9 लाख करोड़ थी, मेरे आने से पहले 9 लाख करोड़। आज 2024 में नेट वर्थ 18 लाख करोड़ है। तो 18 लाख करोड़ रुपया सभी सरकारी कंपनियों का टोटल मार्केट कैप 225% बढ़ा है। मार्केट कैप 225% बढ़ना, जब दुनिया की इकोनॉमी नीचे जा रही है तब। 2009 टू 2014 इसके शेयर 6% गिर गए थे वैल्यू। आज सरकारी कंपनियों के स्टॉक बहुत बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, यानी जिसके आप ऐसे ही सरकारी बैंकों का हाल क्या था साहब? फोन बैंकिंग घोटाले की वजह से सरकारी 2008 में तो सबसे ज़्यादा हुआ।
बैंकों की हालत एकदम से यानी दुनिया का विश्वास, जब आपकी बैंकिंग से चरमराता है ना, जब बैंक सिस्टम चरमरा जाए दुनिया का विश्वास उठ जाता है। भारत में बैंक के रुपये कम गए उतना नहीं, पूरी दुनिया हमारे साथ जुड़ने को तैयार नहीं होते। मैं 14 में ये मुसीबत अनुभव करता था। 21 में से 11 बैंकें आरबीआई की निगरानी की सूची में थी, उसको डे टू डे मॉनिटर करना पड़ता था। आईबीसी कोड, कैपिटल इन्फ्यूजन, मैंने काफ़ी पैसे डाले, सरकारी टैक्स पेयर के पैसे डाले, क्योंकि मुझे देश को बचाना था। हमने ये जो भ्रष्टाचार और जो फैन बैंकिंग था वो सारा खेल बंद करवा दिया। 1 लाख करोड़ से ज़्यादा आज बैंकों का प्रॉफिट है, और इन बैंकों का जन्म हुआ तब से लेकर आज उनका हाईएस्ट प्रॉफिट है जी भारत की बैंकों का। एनपीए लगातार कम हो रहा है जी, यानी जो लेकर के भाग जाने वाली संख्या है वो लगातार कम होती जा रही है। ये सब रिफॉर्म परफॉर्म ट्रांसफॉर्म के उत्तम उदाहरण मैं बता सकता हूँ। मैं ये उदाहरण इसलिए बताता हूँ ताकि फाइनेंशियल वर्ल्ड या इकोनॉमी का वर्ल्ड जो है वो इन्हीं चीज़ों से समझ पाता है, इसलिए मैंने उदाहरण ये दिया। आम आदमी को भी इससे जो आप बात कह रहे हैं बहुत उनके लिए रेलेवेंट होगा, क्योंकि लोग कह देते हैं स्पीच में, कुछ विपक्ष के नेता कह देते हैं कि सरकारी संपत्ति बेचती है। तो ये जो उदाहरण आपने दिया है ये बहुत इसका बहुत ही एक महत्व है। प्रधानमंत्री जी, एक मुझे सवाल पूछना है भारत के युवा पीढ़ी के लिए आपसे, क्योंकि अभी 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन 25 से नीचे है, 60% से ज़्यादा या 35 से नीचे, उनको कोई अनुभव नहीं है। प्रधानमंत्री जी, ये डेवलपमेंट क्या हुआ है? एक हो सकता है टेकन फॉर ग्रांटेड अप्रोच, जो मोबाइल जनरेशन है, जिन्होंने मोबाइल फ़ोन देखा है जब से वो उनका जन्म हुआ है, वो टेकन फॉर ग्रांटेड कर सकते हैं। आप जो भविष्य की फ्यूचरिस्टिक इन्वेस्टमेंट थिंकिंग उसके बारे में बोल रहे हैं, वो बुलेट ट्रेन हो, गगनयान हो, ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात हो रही है अगले 8 साल में, ये जो आपकी एंटी ग्रेविटी प्रोजेक्ट, ये सारी जो प्रोजेक्ट्स हैं, ये जिन्होंने अनुभव नहीं किया है कि भारत आज से 20 साल पहले कहाँ था, वो सुनते हैं कि नेता आके कहते हैं उनको, देखिए कोई सरकार आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भारत तो बढ़ता रहेगा, लगातार बढ़ता रहेगा। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहे नहीं रहे, बीजेपी रहे नहीं रहे, कोई भी सरकार आ जाए, मिली जुली सरकार, खिचड़ी सरकार, भारत की प्रगति होती रहेगी। तो मैं चाहता हूं इस पर आप जरा अपने फ्यूचर विजन को लेकर, ताकि कोई भी पीढ़ी टेकन फॉर ग्रांटेड ना करे भारत के डेवलपमेंट को, इसको आप कैसे इसको एक्सप्रेस करना चाहेंगे कि जो फीलिंग है कि कोई भी सरकार आ जाए कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला? पहले मैं जी एक जनरल वे में बताता हूँ। देखिए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब दुनिया की इकोनॉमी में हम नंबर 6 पर थे, भारत का स्थान 6 पर था। हमारे इन महानुभावों ने सरकार ऐसी चलाई, सब बड़े बड़े महान विद्वान लोगों ने, कि हम 11 नंबर पर पहुंच गए। 10 साल में हमारे एक के बाद एक सुविचारित कदम, आज हम 11 नंबर से 5 नंबर पर आ गए। अब कुछ लोग कहते हैं अरे भाई ये तो नेचुरल होने वाला है, होने वाला है। अब 6 से 11 हुआ, वो क्या था भाई? अगर नेचुरल होना था तो 6 से 5 होना चाहिए था, 4 होना चाहिए था। 11 हुआ मतलब तुमने कुछ उल्टा किया। अब हम देखिए 2014 में कांग्रेस ने एक अनाउंसमेंट किया था, उन्होंने कहा था 2043 हम भारत को दुनिया की तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनाएंगे, ये उन्होंने 2043 कहा था। हमारी सरकार तीसरी पारी में तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य करके चल रही है। मतलब कांग्रेस के हिसाब से 15 साल पहले मेरा, एक तो मैंने प्रीफोन कर दिया और कार्यक्रम, मतलब उसके लिए मुझे मेहनत लगती है। अगर कांग्रेस की स्पीड से चलते तो मुझे लगता है कि तीसरे नंबर की इकोनॉमी आते आते हो सकता है अर्नब का पोता शायद उसको पता समाचार मिलते कि हाँ तीसरे नंबर पहुंचे, ये हाल हो जाता। 2-2, 3-3 पीढ़ी मिट जाती जी, और हम इतना,
तो देश का नौजवान, उसको पुराना पता नहीं है, लेकिन देश के नौजवान को दुनिया का पता है। देश के नौजवान को अगर चीज़ें मिले तो मानता नहीं है, लेकिन वो एनालिसिस करता है। ये अच्छी निशानी है। और मैं मानता हूँ कि देश के अब जो इस बार फर्स्ट टाइम वोटर है, हाँ, वो 2014 के पहले तो 8 साल का, 10 साल का, 12 साल का था। उसको उस समय के अखबारों में क्या चलता था, भ्रष्टाचार की खबरें क्या होती थी, कानून व्यवस्था के बम ब्लास्ट हो रहे, हर जगह पे बोर्ड लगे रहे, लावारिस चीज़ों को हाथ पर लगाओ। एयरपोर्ट पर बोला जाता लावारिस चीज़ को हाथ ट्रांजिस्टर मत बॉम्ब। लगाओ, लावारिस। आज उसको कुछ ऐसा सुनने को मिलता नहीं। तो ये चीज़ें वो समझता है। और हमने भारत की ग्रोथ को एक प्रकार से 2-2 पीढ़ी एडवांस कर दिया है। मैंने 2-2 पीढ़ी मैंने एडवांस कर दिया है। और मैं मान, जैसा आपने उल्लेख किया, गगनयान की बात हो, बुलेट ट्रेन की बात हो, स्पेस स्टेशन की बात हो, या एयरपोर्ट। अब देखिए भाई, हमें आज भारत के पास करीब सभी मिला करके प्राइवेट प्लेन वगैरह सब गिने तो 600-700 हवाई जहाज है। अभी 1100 हवाई जहाज का ऑर्डर बुक किया हुआ है भारत ने। एक आंकड़ा शेयर करूं मोदी? हाँ, एक आंकड़ा मेरे पास है कि 2028 में जब तक भारत तीसरी नंबर की इकोनॉमी हो जाएगा आपके तीसरे कार्यकाल में, तो भारत की जो टोटल ग्लोबल एयर ट्रैफिक है वो 50% होगी पूरी हाँ, दुनिया की। मतलब दुनिया की। हर दूसरी प्लेन भारत से टेक ऑफ करेगी। ये आपके कार्यकाल में। और इसलिए मेरे सामने चुनौती ये नहीं है, मेरे सामने चुनौती मैं कितनी तेजी से एयरपोर्ट बनाऊंगा। ये कहते हैं तो होता ही रहेगा। हाँ। प्रधानमंत्री आए नहीं आए, कोई भी सरकार बने। यानी सिर्फ एविएशन, टूरिज्म, आप मान के चलिए जी। मैं G20 में मैंने 200 कार्यक्रम अलग अलग देश के स्थानों पर किए। मैंने टूरिज्म का एक फाउंडेशन बना दिया है जी। इतना बड़ा टूरिज्म आने की संभावना मैं देख रहा हूँ जी। G20 के हर देश के हर लोग, यार भारत एक बार तो जाना चाहिए, ये मूड बना दिया है मैंने। और मैं विद इन इंडिया यात्रा और इंटरनेशनल टूरिस्ट का आना, इन दोनों को मैं जोड़ रहा हूँ। अब आप एविएशन सेक्टर देखिए, रोजगार के कितने अवसर बनेंगे। आप फ्लाइट क्रू चाहिए, आपको ग्राउंड मैनेजमेंट के लिए बहुत बड़ी मात्रा में लोग चाहिए, आपको इंजीनियर्स चाहिए, आपको कंप्यूटर मैनेजमेंट वाले लोग चाहिए, आपको मेंटेनेंस के लिए हजारों लोग लगते हैं जी। यानी पूरा भारत एक प्रकार से लॉजिस्टिक हब बनेगा। कितनी व्यवस्थाएं लगेगी, आप कल्पना कर सकते हैं जी। इतना ही नहीं जी, देश के नौजवान, यानी आप Tier 1 Tier 2 सिटी तक मत देखिए, आप गांव तक देखिए। भारत के नौजवान डॉक्टर इंजीनियर बनने की सपना ही नहीं देखता था। क्यों? कि उसको तो बेचारा, पहले तो मुझे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ना पड़ेगा, मेरे माँ बाप के पास पैसे नहीं, मैं अंग्रेजी स्कूल में कैसे पढ़ूंगा। मैंने निर्णय कर लिया, मातृभाषा में भी तुम डॉक्टर बन सकते हो, मातृभाषा में तुम इंजीनियर बन सकते हो, तुम्हें अंग्रेजी पढ़े बिना तुम्हारी रुकेगी नहीं। अब देखिए, मैं सोच रहा हूँ 2029 में मैं यूथ ओलंपिक भारत में करना चाहता हूँ, मैं बीच ओलंपिक भारत में करना चाहता हूँ, मैं 2036 ओलंपिक यहाँ करना चाहता हूँ। ये चीज़ें कोई शोकेस नहीं है जी, मेरे देश के मिजाज को बदलते हैं। G20 साहब, 8वीं कक्षा का बच्चा स्कूल में बोलता था G20 जी बिल्कुल। जबकि पहले लोगों को पता नहीं था G20। तो मैं मेरे देश के हर बच्चे को ग्लोबल माइंडसेट उसका तैयार कर रहा हूँ जी। एक के बाद एक मैं कदम वो उठा रहा हूँ जी। और तीसरा कार्यकाल मुझे, मेरे सबसे बड़ी मेरी भरोसे की ताकत है, ये बिलो 30 एज ग्रुप है जी। वो मेरे साथ जुड़ जाएगा, मैं पूरा विश्वास है मेरा। मैं मेरे देश से 20 to 30 वाला जो एज ग्रुप है ना, वही मेरे देश को आगे स्पीड मेरी बढ़ाने वाला है। दिख भी रहा था। और दूसरा, माताएं बहनें, माताओं बहनों का जो रोल है वो पिछली शताब्दी में जो इतना हुआ है उससे सैकड़ों गुना बढ़ जाएगा जी। यानी हम कितनी तेजी से बढ़ेंगे इसका आप अंदाज कर सकते हैं जी। प्रधानमंत्री जी, जब आप प्रधानमंत्री बने थे पहली बार, तब सबने कहा था कि एक्सपीरियंस नरेंद्र मोदी जी की है गवर्नेंस में। जो आपको शुभचिंतक है, जो आपके क्रिटिक है, सब मानते थे, मगर कह रहे थे कि विदेश नीति ये समझ नहीं पाएंगे, ये बहुत कॉम्प्लेक्स मामला है, डिप्लोमेसी इन्होंने की नहीं है। जबकि आप कर चुके थे,
मुझे याद है जब आप गए थे मुख्यमंत्री होकर, आप चाइना गए थे, एक बार आपसे बातचीत भी हुई थी उस समय। प्रधानमंत्री जी, आने वाले दिनों में ये और कॉम्प्लेक्स हो सकता है, क्योंकि 3 से 5, 5 से 10 ट्रिलियन, 10 से 15 ट्रिलियन ये जल्दी होगा और हम एक ग्लोबल कंपटीटर बन जाएंगे। इंडिविजुअली आप पर जो लोग कह रहे हैं कि प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा, एक तरह से पश्चिमी देशों से प्रेशर बनेगा कि आप रूस से दूरी रखें, रूस से दूरी रखें, और एक तरह से चाइना से भी प्रेशर बनेगा क्योंकि इकोनॉमिक कंपटीशन और बढ़ जाएगी। तो कोल्ड वॉर 2.0 एक आने वाला है जिसमें भारत भी एक तरह से एक प्लेयर बन जाएगा। इसमें क्या नॉन अलाइनमेंट 2.0 वाली पॉलिसी चलेगी? आपने यूक्रेन के समय में देश हित वाली पॉलिसी चलाई, तो आप ये प्रेशर कैसे हैंडल करेंगे? क्योंकि ये बढ़ता जाएगा आने वाले दिनों में, ये आम अनुमान है। एक तो मेरा जो विदेश फिकर विषय का जो अनुभव है, एक घटना अटल जी के जो पर्सनल सेक्रेटरी थे मिस्टर सिन्हा, उनका शक्ति सिन्हा जी जी, उनका स्वर्गवास हो गया। जी जी, उन्होंने एक किताब लिखी है और उस किताब में उन्होंने मेरा जिक्र किया है कि मैं पार्टी का काम करता था और न्यूक्लियर टेस्ट के बाद जो दुनिया में स्थिति बनी, तो अमेरिका में इंडिया कोकस बनाने की दिशा में हम कैसे काम कर सकते हैं, उसका एक विस्तार से उन्होंने वर्णन किया। उसमें मोदी का क्या रोल था वो सारा उन्होंने लिखा है, और तब वो अटल जी के साथ काम करते थे। तो खैर वो तो एक अलग बात है। सवाल ये है कि पहले हमारी यह सोच ये रही कि हम इससे इतनी दूरी बनाकर रखेंगे, हम इससे इतनी दूरी बना, ये एक अप्रोच था। मैंने कहा हमारा अप्रोच ये नहीं रहेगा, हमारा अप्रोच रहेगा हम किससे कितनी निकटता बनाएंगे। पहले क्राइटेरिया था दूरी का स्टैंडर्ड था, मेरा था निकट का स्टैंडर्ड। अगर मैं इसकी इतनी निकटता रखता हूँ तो इसकी भी इतनी निकटता रखूँगा, मैं उसकी इतनी निकटता रखता हूँ तो मैं इसकी इतनी निकट, तो मैं निकटता वाला विषय को लाया। तो हुआ क्या, बॉल सामने वाले के गेंद में गया। उसको लगा यार मैं यहाँ तक मोदी के पास हूँ, भारत के पास हूँ, और वो मेरा विरोधी वहाँ है, मैं थोड़ा और आगे चलूँ, मैं ज़्यादा। तो आज दुनिया में कंपटीशन है कि भाई भारत के निकट कैसे जाए। पहले कंपटीशन थी भाई दूरी, अच्छा वो वहाँ है तो वो मेरा विरोधी है तो मैं भी इतना ही रहूँगा। मैंने उल्टा कर दिया है। जैसे लुकेस्ट पॉलिसी, मगर चेंज इट, एक्टिस्ट पॉलिसी करो। तो मैंने इसको एक्टिस्ट, लगता होगा आपको शब्दों का खेल है, शब्दों का खेल नहीं है, ये पूरी प्रक्रिया बदल जाती है उससे। और मेरा मत है कि भाई साउथ ईस्ट एशिया का कैपिटल मेरा देश क्यों ना हो, वो मिजाज हमारा क्यों नहीं होना चाहिए। सारे दुनिया के देशों को हमारे साथ जुड़ने का मन क्यों नहीं करना चाहिए। हम इतने फिजिकली पास में है, हमारा गुवाहाटी या हमारा कोलकाता ये बहुत बड़े सेंटर बन सकते हैं जी। मैं मेरे कोलकाता को पूरे साउथ ईस्ट एशिया के लिए एक बहुत बड़ा आकर्षक स्थान क्यों न बनाऊं, मैं उस दिशा में सोचता हूं। और मुझे लगता है कि भारत की प्रगति से किसी को खतरा नहीं है। आज भारत मजबूत होता है तो दुनिया चिंतित नहीं होती है, दुनिया को अच्छा लगता है। भारत जितना आगे बढ़ता है लोगों दुनिया का बोझ कम हो रहा है। अब हमने जो बदलाव लाया, हमने टॉयलेट बनाए, तो लोगों को लगता है दुनिया में टॉयलेट का जो आंकड़ा था सुधर गया। हम जीडीपी बढ़ा रहे थे, हम पर कैपिटा इनकम बढ़ा रहे हैं, तो हम सोलर एनर्जी कर रहे हैं, तो हम दुनिया के रैंकिंग को प्रभावित कर रहे हैं, पॉजिटिवली प्रभावित कर रहे हैं। तो दुनिया को भारत अच्छा लगता है, दुनिया को लगता है भारत परफॉर्म करेगा तो ग्लोबली हमें पॉजिटिव वाइब मिलेगा। और अब इन दिनों देखा होगा हर कोई कहते हैं भाई इधर उधर मत देखो, भारत अवसरों की खदान है। दुनिया के सब लोग अपने अपने देश के नौजवानों को कहते हैं, अपनी कंपनियों को कहते हैं कि भारत अवसरों की खदान है। अब देखिए हमने G20 में अफ्रीका को हमने मेंबर बनाया, इनिशिएटिव हमने लिया, हमने ग्लोबल साउथ पे फोकस किया। ग्लोबल साउथ पे फोकस किया है,
हम एक बड़े प्लेयर के रूप में फोकस कर रहे हैं। हम किनारे पर खेल देखने वाले नहीं बन रहे, और वो हम उनको मदद करके, उनको उपयोगी होकर के, उनके साथ जुड़ करके कर रहे हैं, और हम नेचुरल अलाइनमेंट जैसा हमारे लोग फील करते हैं जी। प्रधानमंत्री जी, आपने प्लेयर की बात कही, व्यक्तिगत तौर पे आप पर भी ग्लोबल फोकस बहुत बढ़ गया है और अपेक्षा भी बढ़ गई है, क्योंकि ये समांतर लोग आज कह रहे हैं कि ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर आर वेरी फ्यू पीपल हु कैन मैच द एक्सपीरियंस एंड द स्टेचर ऑफ नरेंद्र मोदी एज द लीडर ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंट्री, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी विद अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। तो एक जिसको कहते हैं स्वीकार्यता, यानी कि ग्लोबल एक्सेप्टेबिलिटी नरेंद्र मोदी जी की बहुत बढ़ गई है। अब मैं जैसे यूक्रेन की बात कही, तो आपको इनविटेशन वेस्टर्न ब्लॉक ने भी इनवाइट की है, जो ये पीस समिट होने वाली है यूक्रेन में। उसके बाद G7 समिट पे आप जाएंगे तीसरे कार्यकाल में, और उसके बाद इमीडिएटली उसके बाद आपका एनुअल समिट रशिया के साथ भी है, जिस पर जयशंकर जी ने पिछली बार पुतिन जी को कहा कि अगली बार प्रधानमंत्री जी आएंगे, इस बार व्यस्त नहीं आ पाए। तो एक फीलिंग होती है कि मॉस्को हो या वॉशिंगटन हो या लंदन हो, नरेंद्र मोदी कैन प्ले अ रोल एज अ वेरी एक्सेप्टेबल global mediator on global conflict and issues like this between different sides. या शायद मीडिएटर ठीक शब्द नहीं होगा प्रधानमंत्री जी, टू रिड्यूस ग्लोबल टेंशन, मे बी ये दिस इज अ बेटर वे ऑफ पुटिंग इट। तो इस पर मैं चाहता हूँ कि बिकॉज इट विल, इससे भारत का स्टैचर भी काफ़ी बढ़ेगा और बढ़ भी चुका है आपके कार्यकाल में, इस पर ज़रा आपकी राय क्या है? ऐसा है कि एक तो मैं बड़ी बड़ी बातें करूँ वो मुझे शोभा नहीं देता है, और न ही वो उचित होगा। दुनिया को ये विश्वास है कि भारत के चुनाव नतीजे क्या आने वाले हैं, आश्वस्त है, और इसलिए मुझे जून महीने के इनविटेशन आगे पड़े हैं, अगस्त के हैं, अक्टूबर के हैं, सितंबर के हैं, यानी काम। और मैं सबको कहता हूँ भाई मेरे यहाँ तो अभी चुनाव, अरे बोले चुनाव तो हमें मालूम है क्या होने वाला है, आपको आना ही है। ये यानी एक प्रकार दुनिया को विश्वास है कि हमें, अब मैं समझता हूँ कि दुनिया के जितने ग्रुप्स हैं, समूह जो बने हुए हैं जी, करीब करीब सभी समूह किसी न किसी रूप में भारत की उपस्थिति उसमें चाहता है। चाहे G7 है तो मेंबर, नहीं तो वो चाहते हैं कि हम भविष्य में, तो एक अच्छी स्थिति भारत की, उस प्रकार से हमारा स्थान बढ़ता जा रहा है। जहां तक कॉन्फ्लिक्ट का सवाल है, ज्यादातर दुनिया के पोजीशन पोजीशन लेके बैठे हुए हैं। हम ही एक अकेले हैं जिसकी पोजीशन बहुत साफ है। हम किसी के पक्ष में नहीं है, हम शांति के पक्ष में हैं, और इसके कारण विश्व का विश्वास बना के यही एक लोग हैं कि जो किसी को आर्म्स देने की भी बात नहीं करते हैं और किसी को लड़ाई न करने की भी बात नहीं करते। अब मेरे में हिम्मत थी कि राष्ट्रपति पुतिन के साथ बैठ के आंख में आंख मिला के मैंने कहा था कि दिस इज नॉट द टाइम फॉर वॉर, जो ग्लोबल हेडलाइन बन गया था एक हफ्ते के लिए। तो भारत ने ये अपनी पोजीशन बना ली है और हम शांति के पक्ष में हैं। अब जिस समय अभी इजराइल में और हमास का जो चल रहा था जी, तो मैंने मेरा एक स्पेशल एनवॉय भेजा था इजराइल, और इस इजराइल को मैं समझाने के लिए भेजा था कि कम से कम ये रमादान चल रहा है, रमजान महीना चल रहा है, उस समय आप लड़ाई मत करो, अच्छा, किसी पर हमले मत करो। दुनिया को मालूम नहीं है, लेकिन ये बात ज़्यादा मैं चर्चा में नहीं है। रमादान हो गया है तो मैं आज जी बताता जी हूँ। जी जी जी, बहुत बड़ी बात। मैंने स्पेशल एनवॉय भेजे थे, अच्छा, और मैंने उनको कहा था कि ये जेस्चर आपका बाकी जगह पे हो। दूसरा मैंने कहा कि वहाँ के लोगों को रमादान के समय जो सुविधा की आवश्यकता है भारत उनके लिए भेजना चाहता है, हमें कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए, हम उनकी जो भी मदद करना चाहेंगे। तो हमारा ये कैरेक्टर है जी, और हम ये करते हैं। हम इसका ढोल नहीं पीटते हैं, लेकिन हम करते हैं, और कुछ मात्रा में हमें सफलता मिलती है, कुछ मात्रा में नहीं मिलती है, लेकिन हम ही कर रहे हैं
इस मिजाज से हम नहीं कर रहे हैं। हम दुनिया से कट करके रहना नहीं चाहते और दुनिया के सट करके रहने में देश की वैल्यूज़ को छोड़ने को लिए हम तैयार नहीं है। हम हमारा देश, हमारे मूल्य, हमारी परंपराएं, उसी को लेकर के हम दुनिया के सामने जा रहे हैं। आपने जो बात अभी कही ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात है, लोगों को पता भी नहीं है, इससे एक तरह का अलग मैसेज भी जाता है। प्रधानमंत्री जी 2014 में मुझे चिंता हो गई थी कि इस बार मुझे लगता है नरेंद्र मोदी जी मुझे इंटरव्यू नहीं देंगे। तो मैं एक व्यक्तिगत बात आपको करना चाहता हूँ। मैंने फ़ोन किया था, दिल्ली के उस समय के आउटलुक के एडिटर थे विनोद मेहता। मैंने बोला उनको कि इस बार मुझे लगता है कि आई विल बी लेफ्ट आउट। उन्होंने कहा डोंट वरी, यू विल गेट द लास्ट इंटरव्यू। और ये कोइंसिडेंस है कि आज ठीक 10 साल हुए, 9 मई 2014 में आपने इंटरव्यू दी थी, गांधीनगर में मैं आया था और उस इंटरव्यू की एक हेडलाइन टॉकिंग पॉइंट बनी थी। आपने पाकिस्तान के संदर्भ में कहा था कि अर्नब, बम, बंदूक और बारूद के बीच में बातचीत हो सकती है क्या? तो मेरा सवाल आपसे है, 10 साल हो गए, आपने कोई चेंज देखा है पाकिस्तान के अप्रोच में? हमें पाकिस्तान के अप्रोच में अपना दिमाग खपाना नहीं चाहिए। हमें अपना लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ते रहना चाहिए। और मैंने विथ रेफरेंस टू पाकिस्तान, हिंदुस्तान को चलाने के तरीके 10 साल से ताला लगा दिया। मैं वो करना ही नहीं चाहता। पाकिस्तान, उन्होंने अपना अलग देश 47 में ले लिया हमसे, अब वो अपना करे, भला करे, अच्छा करे, वो अपना 2 टाइम की अच्छी रोटी खा ले, बस। मुझे कोई उसमें समय गंवाने की ज़रूरत नहीं है। हम बहुत आगे निकल चुके हैं और हमने अपना विकास उनके रेफरेंस पे करना ही नहीं चाहिए। हम अपना टाइम खराब कर रहे हैं। हमें तो मुझे तो मेरे देश के नई पीढ़ी का भविष्य देख रहा है जी। हमें उन्हीं को लेकर के चलना चाहिए। प्रधानमंत्री जी, अंत में यही कहूँगा कि आप मास्टर कम्युनिकेटर बिल्कुल हैं और इस इंटरव्यू के जरिए आपने फॉरेन पॉलिसी से लेकर राजनीति और अपने डेवलपमेंट विजन को बहुत क्लैरिटी के साथ हमारे दर्शकों के सामने रखी है। अच्छा होता है कि इलेक्शन के टाइम पे इस तरह हमें मौका मिलता है बातचीत करने का। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। मुझे मेरी बहुत शुभकामनाएं। मुझे आज जो सुना, मुझे अच्छा लगा कि आपकी इतनी रीजनल चैनल हो चुकी है और एक साथ ये सब वहाँ भी जाएगा। और मेरी तो एक बार आपके फंक्शन में आया था, मैंने कहा था कि आपने ग्लोबल बनना चाहिए और ग्लोबल बनेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि क्योंकि आप पैसों के लिए काम नहीं करते, आप एक प्रोफेशन के रूप में इसको लिया है। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी, बहुत बहुत आपके दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे सभी मतदाताओं से यही आग्रह रहेगा कि अभी भी मतदान का जहाँ जहाँ बाकी है, भारी मतदान करिए। लोकतंत्र के उत्सव को उत्सव के रूप में मनाइए। एक फेस्टिवल होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मतदान होना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।